इंडिया के ऊपर नजर रखिए। अगला जो दशक है वो भारत का है। हम ये मान सकते हैं कि ये क्राइसिस जो आएगा अमेरिका में, ये 2008 वाला होगा या उससे बड़ा हो सकता है। अच्छी स्ट्रैटेजी है ईरान की कि आपका छोटे छोटे खिलौने चला चला के उनको गिराने के लिए उनको 1-1 करोड़ रुपए की मिसाइल चलानी पड़ेगी। सो हो सकता है रशिया की एंट्री हो जाए, चाइना की एंट्री हो जाए, तो ये युद्ध यहाँ से रह रहकर मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल तक दिस कैन इजीली कन्वर्ट टू अ वेरी लार्ज वॉर। $1 बिलियन रोज इस लड़ाई पे खर्च कर रहे हैं। सोचिए 9,200 करोड़ पर डे। 1947 जब हम आजाद हुए और 2014 तक हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने थे जी। और 2014 से अब नाउ दिस माइट स्मेल ऑफ पॉलिटिक्स, 2014 से आज तक हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए। मैं कहूँगा कि कुछ हद तक तो रिसेशन रुचि आ भी चुका है। ओके। क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ 1.4% आई है। वो इंतकाम की आग भड़कती रहेगी और मिडिल ईस्ट देशों पर जो हमले हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो देश इतनी आसानी से भुला पाएंगे। एलपीजी की क्राइसिस की बात हो रही थी, फेक है, बट कल रात तक ये न्यूज़ कंफर्म हो गई कि एलपीजी क्राइसिस इंडिया में हो रहा है। का रुतबा समाप्त होगा, डॉलर का जो दबदबा होता है वो भी समाप्त होगा। तो अभी हमने देखा रिसेंट बजट आया है और जो निर्मला सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है हर साल। जी, मैं मिसेस सीतारमण से मिला अभी कुछ दिन पहले और मैंने देखा कि गवर्नमेंट जो है जो वो रिफॉर्म मोड में है। आपने जो ये टैक्स सिस्टम देखा, आपके हिसाब से अगर 3 चेंजेस इसमें करने हो तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? My analysis says America in the next 5 years will no more be a superpower. वेलकम टू योर टॉक शो सर। Thank you so much, रुचि। You and I के सभी followers, subscribers, viewers को मेरे greetings। थैंक्स अ लॉट सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज आपके सामने बैठी हूँ और दुनिया की इकोनॉमी पे बात करने का मुझे अवसर मिला आप जैसे एक बड़े इकोनॉमिस्ट के No, साथ। it's a matter of pleasure and I hope आपके जो जितने भी followers हैं उन सबको उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा इसको सुनने के बाद। जी बिल्कुल सर, आज गोल्ड और सिल्वर एक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम सिर्फ 1 साल पीछे जाते हैं तो हमने नहीं सोचा था कि गोल्ड 1 लाख भी क्रॉस करेगा और चांदी तो 2x 3x 4x आप भी जानते हैं कहाँ पहुँच गई है कि 4 लाख को टच करके वापस आई है। और गोल्ड भी हमने देखा 190 तक गया है, देन अभी 160-65 है और सिल्वर 2.25 के आसपास है और लगातार ये बोला जा रहा है कि ईयर एंड तक गोल्ड 2 लाख क्रॉस करेगा, सिल्वर 5 लाख प्लस हो सकती है। इस अनसर्टेनिटी की क्या वजह है और आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये सच है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ता ही जाएगा? ये बिकॉज ऑफ वॉर है या जो ट्रम्प जी हैं उनकी मनमानी चल रही है उस वजह से है? देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो गोल्ड और सिल्वर का ऊपर है। जी। मेन बात तो आपकी हेडलाइन अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से पहले तो ये निकाल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड से मेरा मतलब रुचि यहाँ पर 2 से 5 साल में ले रहा हूँ। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो ईयर एंड प्रेडिक्शंस करते हैं, ईयर एंड में इतना चला जाएगा, ये इतना चला जाएगा, आप देखते होंगे सोशल मीडिया जी पर। जी और बहुत कई रॉबर्ट कियोसाकी साहब भी हैं, उस टाइप के लोग करते हैं, जेपी मॉर्गन करता है कभी। जी मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक नंबर डालता है कि साल के एंड में गोल्ड 3 लाख हो जाएगा या सिल्वर 7 लाख हो जाएगा वगैरह वगैरह। आपने जी देखे होंगे ऐसे जी बहुत सारे, जी तो आई एम नॉट वन ऑफ देम। पर अंडरटोन इसकी बुलिश है, यानी ऊपर को है, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। उसकी वजह आपने ट्रम्प साहब का नाम लिया। यस, ट्रम्प साहब हैज़ बीन मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि उनकी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी रही है दुनिया भर में, जो उन्होंने टैरिफ का ये 2 अप्रैल के बाद जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे जी। वो जो सारी गेम छेड़ दी, उसकी वजह से बढ़ता रहा। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ती रहीं। आज जब हम बात कर रहे हैं, आपका शायद वीडियो 1-2 दिन में ये लाइव हो जाए, जी तो बहुत भयंकर मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो अंडरटोन गोल्ड की और सिल्वर की बुलिश है। अब इसमें लोगों के मन में सवाल आता है, जितनी चर्चा इसकी पिछले साल हो रही थी, खासकर 29 जनवरी तक हो रही थी, हाँ जी जब ये अपने पीक पर पहुंच गए थे, जो आपने अभी प्राइसेस का नाम लिया, जी उससे थोड़ी सी ये करेक्ट होके आया है। तो मुझे लगता है रुचि ये करेक्शन हेल्दी है, ओके क्योंकि अगर एक ही तरफ ये भागता जाएगा तो मुझे तो ऐसे लोग मिल रहे थे जो अपना कामकाज छोड़कर यही काम कर रहे थे, आज डाला कल निकाला, आज डाला कल निकाला, कभी 5,000 प्रॉफिट बुक किया, कभी 10,000 प्रॉफिट बुक किया वगैरह वगैरह। जी सो दैट आई थिंक वाजंट हेल्दी, क्योंकि उसमें लोगों का ध्यान अपने मेन स्ट्रीम काम से हट के सिर्फ गोल्ड सिल्वर का सुबह शाम गोल्ड सिल्वर का चिंतन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लास है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आप बैंक में आप एफडी कराते हैं तो थोड़े ना आप सुबह शाम एफडी का चिंतन करते रहते हैं। एक बार एफडी जी कराते हैं साल भर की, 2 साल की, जितने की भी कराए, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उसको भूल जाते हैं। सो आई थिंक गोल्ड सिल्वर शुड ऑल्सो बी इन अ सिमिलर वे, बट लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा चिंतन शुरू कर दिया था। अब अच्छी बात ये हुई है कि इस करेक्शन होने से, अच्छी बात मेरा मतलब ये नहीं किसी को अगर लॉस हुआ है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, पर अच्छी बात यह कि अब थोड़ी सी करेक्शन आई है, कंसोलिडेशन हो रही है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। इंटरेस्टिंग ये हो रही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने पीक पर हैं, लड़ाई बिल्कुल छिड़ी हुई है बुरी तरह से, ये भी जी नहीं पता लड़ाई कब खत्म होगी। और वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए वर्ल्ड वॉर के ऑलरेडी उसमें चांसेस सिम्टम आए दिखाई दे रहे हैं। जी अगर 12-14 देश उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
तो और वर्ल्ड वॉर क्या होता है, आप अगर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री देखें तो ऐसे ही वो छोटी वैसे। सी चिंगारी एक दो देशों के बीच में वो कन्वर्ट हो, तो मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड वॉर की एक तरह से शुरुआत इन अ सटल वे हो चुकी है। हुँ, अब ऐसे में भी गोल्ड सिल्वर ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपने पहले पूछा था कि आपने 3-4 सवाल मिक्स करके पूछे, जी, तो मैं उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई दे देता हूँ कि सेंट्रल बैंक्स ने जब से ट्रम्प साहब आए या उससे भी थोड़े पहले से सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया कि अमेरिकन एज़ अ कंट्री, अमेरिका एज़ अ कंट्री, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर दुनिया भर के देशों का, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का बहुत विश्वास था। जी। इतना विश्वास था कि इस पे तो आँख बंद करके आप डॉलर में पैसा लगा दो, उनकी ट्रेज़री बॉन्ड्स होते हैं। हुँ, उसमें आप पैसा आज से नहीं दशकों से था जी, कि पैसा लगा दीजिए और आपके पैसे कहीं नहीं जाएँगे, बिल्कुल सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन नहीं था। अब ये पैसा धीरे-धीरे इन बैंक्स ने फिर निकालना शुरू किया। इसको हम डी-डॉलराइज़ेशन कहते हैं, यानी जी, डॉलर से हट के हुँ, और भी तो गम है ज़माने में, खाली डॉलर बिल्कुल। का चिंतन ना किया जाए। और ट्रम्प साहब जब से आए, तो वो जो विश्वास था अमेरिकन ट्रेज़री पर, वो विश्वास धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इरोड होने लग गया, यानी कि वो हटने लग गया, हुँ, कम होने, क्योंकि उनकी बहुत अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रम्प साहब की नेचर है, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, अगले दिन कुछ, प्लस उन्हें अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेड बोलते हैं। उस ओके। फेड में अपनी दखलंदाज़ी शुरू कर दी। हुँ, तो दुनिया भर की कंट्रीज़ को, सेंट्रल बैंक्स को लगने लगा भई ये तो फेड जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का रिज़र्व बैंक है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एजेंसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर कहते हैं। तो इसमें अगर सरकार दखल देने लग जाए सीधा 2-2 मिनट बाद, ऐसे तो हुँ, सरकार और बैंक मिल-जुल कर चलते हैं। जी, जी, तो ये खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप ओके। मॉनेटरी पॉलिसी को आप डिटरमिन कर रहे हैं। प्लस अमेरिका में पहले ही मंदी की आहट सुनाई दे रही थी, जी, ट्रम्प साहब के आने से पहले भी। जी, और ट्रम्प साहब ने सोचा कि जो मैं मागा, ये जो अमेरिका फर्स्ट की नीतियाँ लेकर आऊँगा तो इससे अमेरिका जो है चमकेगा। पर उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे अमेरिका बजाय चमकने के, जो वहाँ के लोग ये कहते हैं, महँगाई बढ़ जी, गई, अमेरिका के ऊपर विश्वास कम होने लग गया, नौकरियाँ कम होने लग गई, हुँ, वगैरह-वगैरह। रिसेशन की तरफ है। रिसेशन की तरफ अमेरिका जी, बढ़ने लग गया, तो इसकी वजह से उन्होंने धड़ाधड़ पैसा निकालना शुरू किया और एक बड़ा पैसा था। $200 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर, $400 बिलियन, $100 बिलियन, $600 बिलियन, अलग-अलग देश हैं जिन्होंने पैसा वहाँ से जी, निकाला है। अब सवाल ये था कि जब आप इतना बड़ा पैसा निकालते हैं और इतने सालों बाद निकालते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? हुँ, इतना बड़ा पैसा ये तो है नहीं कि आप एक जगह से, तो उन्होंने भर-भर के गोल्ड खरीदा अच्छा, और इस पैसे को ट्रेज़री से हटा के गोल्ड में लगाया। तो हुँ, ये एक वजह रही, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वजह रही। दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आजकल जो हम बात जब हम बात कर रहे हैं युद्ध के संबंध में, हुँ, ये बहुत ही टेक्निकल बात है रुचि, और ये समझने वाली बात है। मैं आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि भई जब लड़ाई छिड़ी 28 फ़रवरी को, जी, जब अटैक हुआ, तो अगले दिन गोल्ड जब खुला तो $5400 चला गया। ये डॉलर मैं प्राइस बोल रहा हूँ, ये मैं कॉमेक्स की बोल रहा हूँ। अमेरिका जी, में जी, कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ से हुँ, प्राइस डिस्कवरी की जाती है। ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं गोल्ड सिल्वर की प्राइस फिक्स कौन करता है? हुँ, कैसे फिक्स होती है कि भाई इतने का है या इतने का है? तो अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज उसको बोलते हैं। वहाँ पर ये प्राइस डिस्कवरी की जाती है। एक लंदन में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, एलबीएमए बोलते हैं उसको। जी, इन 2 जगह से नॉर्मली आपको इसकी प्राइस फिक्स की जाती है। तो $5400 पहुँच गया वहाँ पर, और वो पर आउंस होता है। हम लोग जी, 10 ग्राम में नापते हैं, वो आउंस में नापते हैं। पाउंड्स में, राइट। तो एकदम से जब लड़ाई हुई तो ये नीचे आने लग गया। तो लोगों को लगा भाई आज तक बोला जाता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाते हैं। तो हुँ, ये कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब मिसाइल्स चली, ड्रोन चले, बम गिरे, तो ये तो नीचे आ गया, इसमें करेक्शन आ गई, वो गिर के एक समय $5000 पर भी आ गया। जी, तो ये क्यों हुआ? तो इसको पहले तो समझना ज़रूरी है क्योंकि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो हिस्टोरिकली बताया। जी, जी, इसको ध्यान से समझेंगे तो एक डॉलर इंडेक्स होती है। डॉलर इंडेक्स में रुचि दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज़ आती हैं। हुँ, मैं उन करेंसीज़ का नाम ले लेता हूँ, लोगों को ओके, पता होनी चाहिए। उसमें भारतीय रुपया नहीं है। भारतीय रुपया अच्छा, दुनिया की बड़ी करेंसी में नहीं है अभी, हुँ, फिलहाल हुँ, नहीं है। हुँ, 6 करेंसीज़ में ब्रिटिश पाउंड है, जी, यूरो है, जी, जापानीज़ येन है और स्विस फ्रैंक है। ओके, ये 4 मुख्य करेंसीज़ हैं। इसके अलावा 2 सब्सिडियरी करेंसीज़ हैं जिसमें कैनेडियन डॉलर है और स्वीडन में चलता है स्वीडिश क्रोना। जी, इन 6 करेंसीज़ को मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है। यानी डॉलर के मुकाबले ये 6 करेंसीज़ कैसा कर रही हैं, इसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। बास्केट ऑफ ओके, करेंसीज़ है। जी, अब क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर इस इंडेक्स को बहुत नज़दीकी से देखता है। हुँ, यानी कि अगर ये इंडेक्स ऊपर जाएगी तो इसका मतलब डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और अच्छा, करेंसीज़ की कम हो रही है, और ओके, सोना फिर कम हो जाता है। अगर ये इंडेक्स नीचे जाती है तो हुँ, सोना बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब हुआ क्या कि जैसे ही लड़ाई छिड़ी, और लड़ाई छिड़ी वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, जो कि ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जी, तो ऑयल के प्रोडक्शन की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लग गई। आप हुँ, जानते ही हैं आजकल भारत जी, में एलपीजी की चर्चा है, हाँ, कमर्शियल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की, जी, जी, लिक्विफाइड गैस की चर्चा है, पेट्रोल डीजल की भी बात की जा जी, रही है। अभी आऊँगी सर इस पे भी तो मैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई एकदम जी, से। आपने देखा क्रूड ऑयल जो $65 का था, जैसे ईरान के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे, अभी हुआ नहीं था तो 70 पहुंच गया था, हुँ, और बीच में अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये 120 तक टच कर गया। अच्छा, तो अब समझिए कि डॉलर इंडेक्स और इस बात का क्या कनेक्शन है।
जैसे ही $120 पहुंचा, अब तो थैंकफुली आज जब हम बात करें तो $88-90 जी, के बीच में हो सकता है, आपका वीडियो 1-2 दिन में जाए, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। नॉर्मली रूल क्या होता है, ये समझने वाली बात है। रूल ये होता है कि जो देश अपने आप को लड़ाई में झोंकता है, हुँ, अ कंट्री दैट गोज़ टू वॉर, उसकी करेंसी कमज़ोर होती है। हुँ। क्योंकि आप लड़ रहे हैं तो थोड़ा ना करेक्ट। आपकी करेंसी मजबूत होगी। हुँ, आपके ऊपर तो निवेशकों का विश्वास कम हो जाएगा, बिल्कुल। आपके ऊपर पैसा आना बंद हो जाएगा, आपकी आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हुँ, लड़ाई मुफ्त में तो होती नहीं, उसका पैसा भी बिल्कुल। लगता है। जी। पर यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से, और क्रूड ऑयल ज़्यादातर डॉलर में ट्रेड होता है। तो जी। जिस बैरल के मैं ₹70 देता था, 1 बैरल खरीदने के, हुँ, $70 देता था, उसके मुझे एक समय पे $119 देने पड़े। हुँ। तो बाकी की जो 6 करेंसीज़ थी, उनको भी डॉलर में ही क्रूड खरीदना है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की प्राइस इन करेंसीज़ के मुकाबले बढ़ गई। तभी तो डॉलर आजकल हाँ, हाईएस्ट पे है। उस पे बढ़ने से डॉलर इंडेक्स बढ़ गई। ओके। अब जैसे ही डॉलर इंडेक्स, उस समय जब लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, तो डॉलर इंडेक्स करीब 96-97 के बीच में था। हुँ, ये डॉलर इंडेक्स लड़ाई छिड़ते ही, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते ही 99 और 100 के बीच में पहुंच गया। अच्छा। तो उसकी वजह से सोना और चांदी नीचे आ नहीं, गए। और आपने देखा कि जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस, जब ट्रम्प साहब ने बयान दिया, तो उनके बयान की तो खैर बात, मैं डिस्कशन व्यक्तिगत जी, तौर पे उनके बयान को अब सीरियसली नहीं लेता हूँ। आपको जी। मज़ेदार बात बताऊँ, जो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बताई है, हुँ, मैं नाइंसाफ़ी करूँगा अगर मैं यहाँ उसका जिक्र ना करूँ, अपने आप से नाइंसाफ़ी करूँगा। जी, हमने ऑफिस में, मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस की टीम है, अ, हमने एक ऑफिस में बड़ी यूनिक इंडेक्स बनाई हुई है। हुँ। उसका नाम हमने रखा है ट्रम्प मूड इंडेक्स, अच्छा। TMI। जी, और बाकायदा इसको हम प्लॉट करते हैं स्क्रीन पर। इसको हम स्टॉक मार्केट से, गोल्ड सिल्वर प्राइस से इसको कोरिलेट करके, उसके मूड के हिसाब से ये इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं जी, कि कब ट्रम्प साहब गुस्से में हैं, कब बौखलाए हुए हैं, कब जी, खुश हैं, कब कम खुश हैं, कब इनको दुनिया से शिकायत है, कब दुनिया पे धौंस दिखा रहे हैं। जी। वो मूड इंडेक्स बड़े सारी चीज़ें ट्रैक करती है। ओके। तो ट्रम्प साहब ने बयान दिया कि भाई हम तो लड़ाई जीत चुके हैं, अब तो ईरान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये आप जैसे वो बयान देते हुँ, रहते हैं। तो उन्होंने बयान दिया, तो क्रूड ऑयल $119 से गिर के $88 पर आ गया। जैसे ही वो $88 पर आया, तो जो डॉलर इंडेक्स 99 और 100 के बीच में घूम रही थी, वो गिर के 98 पे आ गई। अच्छा। जैसे ही वो 98 पे आई, क्रूड, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो 1 आध दिन लगते हैं जी, लाइव होने में। जी। तो गोल्ड जो है फिर 5200 पे पहुँच गया, जो कि ओके। $5000 के पहुँच गया था। हुँ, तो ये मैंने इसलिए बताया कि सबसे ज़्यादा इन दिनों में जो गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो डॉलर इंडेक्स है। ओके। तो अब क्या है, अब आगे की बात करते हैं, ये तो रही आज की बात। हुँ, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अपनी जगह, मुझे लग नहीं रहा है रुचि कि ये लड़ाई जल्दी शांत होने वाली जी, है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये एक लंबे जंग की शुरुआत हो गई है। हो सकता है बीच-बीच में आपको ऐसा लगे कि अब मामला शांत हो शांत गया हो है, अब जाएगा। कुछ नहीं है, पर एक ऐसा लग चिंगारी नीचे जल रही होती है। क्योंकि सर नई-नई कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती जा रही इन्वॉल्व हैं हो और रही हैं, और जी, ये ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें एक दफ़े डिस्टर्ब हो जाए, तो ये फिर आपको रह-रह के, आपको जो नुकसान हुए हैं, जो इंतकाम की आग है, जी। वो अंदर से रह-रह के भड़कती रहती है। चाहे सालों बाद भड़के, उसने मेरे ख़amenei साहब के, मुज्तबा ख़amenei बेटे हैं, हुँ, मेरे अब्बा हुज़ूर को मारा, मेरे पिताजी को मारा। वो इंतकाम की आग भड़कती रहेगी, और मिडल ईस्ट देशों पर जो हमले हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो देश इतनी आसानी से भुला पाएँगे। बिल्कुल। और हो सकता है रशिया की एंट्री हो जाए, चाइना की एंट्री हो जाए, तो ये युद्ध यहाँ से रह कर, मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल तक दिस कैन ईज़िली कन्वर्ट टू अ वेरी लार्ज वॉर। हालाँकि जी, कई बार आप अपनी भविष्यवाणी को चाहते हैं कि रुचि, कि वो गलत हो। गलत हो जाए। जी। तो ये क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं। सर हमने रशिया यूक्रेन का भी देखा, हमें जी, लगा था कि 1-2 महीने में ये एंड हो जाएगी वॉर, 4 बट साल से स्टिल ज़्यादा। हाँ, इट इज़ गोइंग ऑन फॉर मोर तो देन 4 इयर्स नाउ। जी, जी। तो इसको देखते हुए लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे गोल्ड और सिल्वर का बुलिश लग रहा है। ओके। तो जैसे ही ये क्रूड ऑयल का जो मैटर है, यानी कि डॉलर की जो ये आर्टिफिशियल डिमांड बनी हुई है, मैंने हुँ, आर्टिफिशियल शब्द मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना चाहूँगा, हुँ। कि डॉलर में स्ट्रेंथ नहीं है। जी, डॉलर की वॉल्यूम वाइज़ डिमांड बन गई है। ओके। 2 रीज़न से करेंसी चढ़ती है, या तो उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बन हुँ, जाती है, या उसकी वॉल्यूम वाइज़। अब मजबूरी में लोगों को डॉलर लेना पड़ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल महँगा है, डॉलर में पेमेंट करनी है। हुँ, तो जैसे ही ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की शांत होगी, हुँ। आपको गोल्ड ऊपर भागता दिखेगा। और देखिए, गोल्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो गोल्ड कोशिश कर रहा है $5100, $5150, $5200, फिर थोड़ा करेक्शन होता है $5170, फिर वापस जाता है $5190। जी, तो इससे बता रहे हैं कि डॉलर में डिमांड आ रही हो। ये हो नहीं सकता रुचि, हुँ। कि मिसाइल्स चल रहे हों, ड्रोन्स चल ड्रोन रहे चल हों, रहे बम गिर रहे हों, और आप रिस्क
एवर्स एसेट्स की तरफ ना जा रहे हो। रिस्क अच्छा। एवर्स एसेट्स गोल्ड और सिल्वर हैं। हुँ, थोड़ा सा सिल्वर में गेम डिफरेंट है, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, जी। उसमें उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा इक्विपमेंट है, हुँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सोलर सेल्स हैं। डिमांड इसमें ज़्यादा करीब है। आधे से ज़्यादा 55% के करीब सिल्वर वहाँ कंज्यूम हो जाता है। जी। थोड़ा सा सिल्वर की उसकी वजह से चाल फ़र्क हो सकती है, पर जनरली गोल्ड और सिल्वर अभी तो एक साथ चलते नज़र आ रहे हैं। वो ऊपर जाता है, थोड़ा सा कभी वो एक आगे एक पीछे वो चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड अगर इन चीज़ों की कम होती है, तो हुँ, सिल्वर में आपको थोड़ी-सी वो लग सकती है। पर इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े तो आपको सिल्वर आउट परफ़ॉर्म करता हुआ भी दिखा है गोल्ड को। पर मैं दोनों के मुकाबले थोड़ा-सा ठोस, थोड़ा-सा रोबस्ट गोल्ड को मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड ओके। मुझे लगता है उतना ज़्यादा गिरेगा नहीं। हुँ, गोल्ड लिमिटेड मात्रा में तो सिल्वर भी है, पर गोल्ड बहुत लिमिटेड मात्रा में, ज़्यादा गोल्ड बचा भी नहीं है माइनिंग हुँ, करने के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिससे गोल्ड और सिल्वर लुक्स बुलिश। सो आई थिंक, देखिए हम यहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो दे नहीं रहे। आई हुँ, थिंक जो आपको और हमें सुन रहे हैं, दे शुड कंसल्ट देयर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जी। रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह हुँ, लेके ही निवेश करें। हम किसी को उकसा नहीं रहे हैं कि आप बट इसमें हम एक इन्वेस्ट करिए, मार्केट एक जो एनालिसिस कर हाँ, रहे हैं। तो एनालिसिस मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म में रुचि, ये 2 से 5 साल अगर कोई व्यक्ति रखता है, और एक और ध्यान जो रखे कि थोड़ा-थोड़ा करके करे। जब करेक्शन आती है, हुँ, तो आप थोड़ा-थोड़ा अपने इंस्टॉलमेंट्स, इसको अंग्रेज़ी में हम ट्रांचेस कहते हैं, ट्रांचेस ओके, बना लीजिए, एंड यू शुड डू इन बिट्स एंड पीसेस, थोड़ा-थोड़ा करके करिए। एक साथ सारा पैसा आवेश में आकर नहीं डाल इन्वेस्ट देना ना चाहिए। कीजिए। सो आप इसको आराम से 6 महीने में, 3 महीने में, थोड़ा मान लीजिए आपने 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 20-20 हज़ार करके थोड़ा-थोड़ा लेते हैं ना। और आजकल तो ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपए का गोल्ड लेने जाएँगे ज्वेलर के यहाँ, तो शायद आपका कोई मज़ाक उड़ा सकता है। जी, ईटीएफ्स में अगर आप करेंगे, तो ईटीएफ्स में तो आप थोड़ा पैसा भी, छोटे से पैसे हुँ, से भी कर सकते हैं, आप ₹500 से भी कर सकते हैं। सो आई जी। थिंक दैट इज़ द वे टू गो। तो आपके अकॉर्डिंग डिजिटल गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा सेफ हैं या फिजिकल? किस तरफ जाना चाहिए? डिजिटल गोल्ड का मतलब रुचि 2 तरीके से होता है। एक तो डिजिटल गोल्ड वो होता है जो पीछे कुछ ज्वेलर्स ने, कुछ पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में चला रखा था। वो तो सेबी रिकॉग्नाइज़ नहीं है। जी, आपका मतलब डिजिटल मेरा गोल्ड से मतलब शायद ईटीएफ से जी, है, ईटीएफ से। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जी, से है। उसको हम डीमैट गोल्ड कहते हैं। ओके। तो डीमैट गोल्ड इज़ बेटर। हालाँकि मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप फिज़िकल गोल्ड ले सकते हैं, हुँ, कॉइन्स और बार्स लेके आपके पास रखने की सुरक्षित जगह है, हुँ, आपके पास पार्किंग स्पेस है, स्टोरेज अच्छी है, सेफ है, जी, तो फिर तो बेस्ट तो वो है। ओके, 24 कैरेट्स हॉलमार्क्ड स्टैम्प्ड आप लेते हैं। जी, बट विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं है। गोल्ड को रखना कहीं पर भी सेफ नहीं है। हुँ, लॉकर में तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। अगर आप बिल्कुल, लॉकर सोचते हैं कि लॉकर बहुत बैंक्स अच्छी में जगह है, तो हाँ, बहुत हर दूसरे दिन कोई किस्सा सुनाई दे जाता है। सो आई थिंक ईटीएफ इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत बड़ी उसमें निवेश भी आ रहा है। सो आई थिंक ईटीएफ इज़ बेटर। हुँ, बट इफ यू कैन पार्क इट एंड कीप इट सेफली एट होम, देन फिजिकल विल ऑलवेज बी बेटर। ओके, ऑलवेज, बट द प्रॉब्लम विद फिजिकल इज के स्टोरेज इज एक लिमिट के बाद कम से कम स्टोरेज, ऐसा ना हो ना डिफ़िकल्ट हो आपने जाता लेके है रखा हो घर पर, या और कहीं पता लगे कि रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ रही हो, तो नींद ही जी, नहीं आ रही। जी, सोच सोच के घर में मेड्स घूम रही हैं, सर्वेंट्स घूम रहे हैं, या घर में कोई कोई रिपेयर वाला आया, आपको लग रहा है यार या आप ट्रैवल कर रहे हैं पीछे से लॉक करके, यू कांट कैरी इट विद यू। जी, जी, तो वो सब टेंशन्स के लिए इसलिए ईटीएफ ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ओके। सर अभी आपने जैसे बात की टीएमआई ट्रम्प मूड इंडेक्स, तो इसमें मैं भी एक क्वेश्चन मतलब मेरे मन में भी बार बार आता है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका का सिक्का चलता है और अमेरिका जैसे चाहता है वैसे मनमानी करता है। उसका मन आता है टैक्सेस लगा देता है, उसका मन आता है अभी जैसे हमने देखा वीज़ा पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने। उनका मन आता है वॉर कर देते हैं, उनका मन आता है किसी से दोस्ती कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम इंडिया हो गई, इंडिया फिर भी न्यूट्रल चलता है, बट बाकी कंट्रीज़ अमेरिका की बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, एक एक कहावत होती है रुचि, कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। हुँ, तो अमेरिका ने मनमानी ट्रम्प साहब के आने के बाद ज़्यादा दिख रही है जी, आपको। अमेरिका जी। ठीक है, सुपर हाँ, जब पावर तक रहा है पहले ओबामा से। थे बहुत ही तरीके हाँ, से चलते बट थे। बट नाउ जब से ट्रम्प साहब आए हैं, आई थिंक हुँ, ही इज़ ट्राइंग टू बुली द वर्ल्ड। आपका राइट, आपका मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के वो दिन धीरे-धीरे अब लद रहे हैं। हुँ, जो जितनी भी आपने बातें कही, जब चाहे जो कर देता है, जिसके हुँ, साथ जो कर देता है। वो दिन लद रहे हैं, और क्योंकि अगर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो नेचुरल बात है, आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 35 करोड़ की आबादी है, अलग से अटलांटिक ओशन के उस पार आप बसते हैं। हुँ, और ये सच बात है कि आज हम शायद आप और हम इस माध्यम से हमें लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं किसी अमेरिकन कंपनी का हाथ है। अगर जी, हम यूट्यूब पे हैं, तो हम हुँ, गूगल की वजह से अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं। जी, जी, तो आई थिंक आपको और हमें जो लोग सुन रहे हैं, उसमें भी अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की एक कंपनी का जी, हाथ है। अगर आपको सोशल मीडिया के और प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको व्यूज़, लाइक्स और लोग आपको पसंद कर रहे हैं, हुँ, उसमें भी किसी अमेरिकन कंपनी का हाथ है। तो अमेरिका ने मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में ऐसी तरक्की करी है कि उनकी ये चीज़ें आलू टमाटर की तरह पूरी दुनिया में मिलती हैं। जी, आप कहीं भी जाएँ, आपको इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स अमेरिका ने बनाए टेक में,
हालाँकि मैं यहाँ साथ में रुचि जोड़ना चाहूँगा कि बड़ी इसको हिंदी में एक शब्द होता है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर कभी-कभी कोई शब्द मुझे याद आ जाता है। बहुत जी, विडंबना है जी, कि इन ब्रांड्स को बनाने में भारतीयों का हाथ है। बिल्कुल। मतलब ये आप अमेज़न की बात करूँ, मेटा जिसको हुँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम मेटा जो हेल्थ, चलाते हैं, राइट। व्हाट्सऐप चलाते हैं। मैं अल्फ़ाबेट गूगल की बात करूँ, मैं अमेज़न की बात करूँ, मैं और भी बहुत हुँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ। इन ब्रांड्स को बनाने में इंडियन ब्रेन्स हैव प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। ट्रू। वही भारत में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है अभी तक। सर, जो मुझे लगता है कि अगर हम इंडियंस को अमेरिका से बुला लें या तो मुझे लगता है हम शायद कहीं अमेरिका से ऊपर जा सकते हैं अभी आपने का। आपने मेरे दिल की बात छीन ली हुँ, और आप चिंता नहीं करिए। आप अगले 2 से 5 साल में इन इंडियंस को वापस आते देखेंगे। ओके। अब मैं जो बात कहने जा रहा था, आपने उसी से संबंधित बात छेड़ दी है। जी। मुझे लगता है जो मैंने कहा था कि अमेरिका के दिन धीरे-धीरे अब लद रहे हैं। द डेज़ ऑफ अमेरिका हुँ, आर ग्रेजुअली गेटिंग ओवर। हुँ, आप देखिएगा 2030 से पहले-पहले ये जो भारतीय वहाँ पर हैं, मैं विद नो ऑफेंसेस टू देम, उन्होंने वहाँ जाके बहुत तरक्की करी है और बहुत ही सराहनीय है, बहुत हुँ, प्रशंसनीय है जो उन्होंने काम किया है। दे हैव मेड अ मार्क ऑफ देमसेल्फ। अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल अगर एक्सपैट क्लास है तो वो इंडियंस हैं। जी, आपको ये सब वापस आते दिखेंगे ओके, और इसलिए नहीं कि यहाँ से इनको बुलाया जाएगा, इसलिए कि क्योंकि द नेक्स्ट डेकेड बिलॉन्ग्स टू इंडिया। ओके। जब ये सारा विश्व युद्ध में झुक जाएगा जब ये, हुँ, तो इंडिया को भी कभी ना कभी उसमें शामिल होना पड़ेगा। इफ द वर्ल्ड गोज़ टू वॉर, हुँ, तो इंडिया को भले ही कितना हम न्यूट्रल बने रहें, पर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी रुचि कि हम कि इंडिया को किसी ना किसी, जो हिंदी में शब्द होता है, क्योंकि मैं टेलीविज़न पे बहुत बोलता हूँ, तो कुछ शब्द मैंने देखा है टीवी वाले ना बड़े स्टैंडर्ड, हड़कंप, जी, इस टाइप के शब्द आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ में चैनल्स बहुत बहुत जाना स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो सुन-सुन राइट। के मेरे भी, तो किसी ना किसी खेमे में भारत को भी जाना पड़ेगा। हुँ, तो इंडिया विल हैव टू, और हो सकता है युद्ध पड़ोसी भारत के जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। वी डोंट हैव वेरी गुड नेबर्स। हुँ, उनकी शरारत हम पीछे कई दशकों देख में देख चुके हैं, चुके हैं। सो बिल्कुल। इंडिया में ऑल्सो हैव टू एंगेज इन वॉर। फिर भी मुझे लगता है भारत आने वाले 10 साल में इंडिया विल बी द कंट्री टू लुक अप टू। आप भारत की तरफ देखेंगे जाके, फिर से यहाँ पर बसें, तो वो जो अमेरिकन्स वहाँ पर जिन्होंने मार्क बनाया है, वो वापस आते दिखेंगे। तो मैं, ओके, बात अमेरिका का आपने सवाल पूछा था, ये सच है कि वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे ब्रांड्स बनाए, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ें हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, जो आपको सब जगह मिलते हैं। जी, उनके वो ब्रांड्स चल गए, उसकी वजह से वो इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की बन गई। राइट। पर अब आज जब हम रुचि बात कर रहे हैं, तो आज वो देश 39 ट्रिलियन डॉलर के उधार के नीचे दबा हुआ है। हुँ, यानी कि 30 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी, 39 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर कर्ज। हुँ, तो ये एक, हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं इकोनॉमिक्स जी, में, तो 130% की डेट टू जीडीपी रेशियो है, विच इज़ वेरी पुअर। तो मुझे लग रहा है अमेरिका ने जितना अपने आप को पीक पे चढ़ाना था, वो चढ़ चुका है। हुँ, अब इससे आगे रास्ता, तो क्या होता है, एक पहाड़ पे होता है ना, तो आप ऐसे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप पीक पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसको आपको नीचे उतरना पड़ता है। हुँ, तो नाउ इट इज़ ऑन द डाउन स्लाइड। तो ओके। मुझे लग रहा है अमेरिका अब वो बात नहीं रहेगी कभी भी जो पहले थी, जिसका आप ज़िक्र कर रही जी, थी। जी, जी। तो जब उनकी वो बात नहीं रहेगी, तो सबसे पहले तो उनका डॉलर समाप्त होगा। हुँ, डॉलर की, या मैं यूँ कहूँ कि डॉलर की दादागिरी समाप्त होगी, हुँ, डॉलर का रुतबा समाप्त होगा, डॉलर का जो दबदबा होता है, वो भी समाप्त होगा। तो धीरे-धीरे दैट विल कम टू एन एंड। हुँ। तो जैसे-जैसे आधी अमेरिका की पावर तो रुचि डॉलर की वजह से डॉलर है। से 90 क्रॉस कर गया। हाँ, डॉलर जी, 92 के करीब चल रहा है। भारतीय जी, रुपए के, वजह कमज़ोरी, तो रीज़न ये है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा निकल रहा है। जी, रोज़ इन दिनों जब हम बात करें, रोज़ का 5,000 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट से, क्योंकि युद्ध की वजह से पहले से भी जी, निकल रहा था, पर अब जी, और स्पीड से निकल रहा है। सो दैट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन रूपी। पर आई थिंक अमेरिका इज़ ऑन अ डाउन स्लाइड। मेरी एक आर्थिक विश्लेषण ये कहता है कि अगले 5 साल में अमेरिका वो नहीं रहेगा जो आपने इतने दशकों तक देखा है। एंड देन इंडिया विल स्टार्ट आउटशाइनिंग, और इंडिया की तरफ ये लोग वापस आने लग जाएँगे। हुँ, ये वहाँ क्यों गए? जो हमारे इस समय 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं, जी, इनके जाने के कारण क्या थे? क्योंकि मैं इन देशों में बहुत बार गया हुआ हूँ, जी, मैंने इन लोगों से बात करता रहता हूँ, और हर किसी के घर में कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ पर है, किसी के मामा, किसी के भतीजा, किसी का भाई, किसी का जी, बहन, जी, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी की बहू, समबडी और द अदर। दूर राइट, के रिश्तेदार, मेरे चाचा जी वहाँ हैं, मेरे मामा जी वहाँ हैं, वगैरह वगैरह। तो ये लोग गए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये लोग गए बेटर चिल्ड्रंस एजुकेशन, आपको जो स्टैंडर्ड जवाब मिलेंगे, जी, बच्चों की जो एजुकेशन वहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो लोग सड़क पे चलते थूक देते हैं, हुँ, इस टाइप की छोटी छोटी बातें उनको चुभती हैं। फिर वहाँ डॉलर में कमाना या यूरो या पाउंड में कमाना, वो इंडिया में यू मल्टीप्लाई योर इनकम, हुँ, देयर सिस्टम्स रन इन अ वेरी डेफिनेटिव वे, बहुत सिस्टमैटिकली चलते हैं। यहाँ तो रोज़ किसी ना किसी चीज़ की समस्या वगैरह वगैरह, आपको ये चीज़ें जी, सुनने जी, को मिलेंगी। ये जो मैंने जो बहुत सालों में लोगों से बात करी है, ये बात और है कि जिन बहुत कड़वी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए वो यहाँ से छोड़कर
अमेरिका गए थे। मैं अपना निजी एक छोटा-सा वाक़या यहाँ बताना चाहूँगा, जो लोगों को सुनना चाहिए, जो लोग बाहर जाके बच्चों के लिए बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, विद नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी। राइट। मैं मेरे किसी मित्र के घर में गया, अभी चंद साल पहले की बात है, न्यूयॉर्क में वो रहते थे। ओके। उन्होंने मुझे ब्रेकफ़ास्ट के लिए बुलाया, सुबह-सुबह का समय था, क्योंकि मुझे दिन में फ़्लाइट पकड़नी थी कैलिफ़ोर्निया की न्यूयॉर्क से। तो मैं न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा, "आप सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट आ जाइए, आपके दिन में फ़्लाइट है।" उनका बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जी। बच्चा होगा करीब 12-13 साल का लड़का था। ओके। तो वो उसको डाइनिंग टेबल पे मैं, उस बच्चे के पिताजी यानी मेरे जो मित्र थे वो बैठे थे और उनकी उनकी जो वाइफ़ थी वो उनके किचन में वो ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही थी, तो वो दूध नहीं पी रहा था। तो वो अच्छा। माताएँ होती हैं, अब छोटा बच्चा होता है, भई दूध आपके लिए ज़रूरी है, जैसे हुँ। नॉर्मल मम्मी होती हैं कि भई दूध जी, पीना ही जी। पीना है, ये ज़रूर पीना है, ये मिस नहीं करना है, कैल्शियम देता है, ये देता वगैरह। तो वो उन्होंने 1-2 बार कहा, उसके स्कूल की बस आने वाली थी, वो यूनिफ़ॉर्म में बैठा था। तो उन्होंने कहा, "दूध पीना?" उसने कहा, "मैंने तो नहीं पीना।" उसने कहा, "नहीं, आपको तो दूध पीना पड़ेगा, पी के जाना।" तो थोड़ा-सा इंडियन मम्मी-पापा तो यहीं प उन्होंने उठा के उसको डाँट दिया ओके। और थोड़ा-सा ज़ोर से डाँटा। मैं वहीं बैठा था डाइनिंग टेबल पे, आई वाज़ विटनेस। मैंने भी 1-2 बार कहा, मैंने कहा, "आई थिंक यू शुड हैव योर मिल्क बिकॉज़ हुँ। मम्मी कह रही हैं।" तो उसने सुनने का तो मतलब नहीं था। उसने जब ज़ोर से डाँटा, उस बच्चे ने साथ में कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा था, उसने उठा के 911 मिला दिया। ओह गॉड! 911 इज़ द कॉल टू कॉल द पुलिस इन हाँ अमेरिका। जी, हाँ जी। और वहाँ थोड़ी 5-7 मिनट के अंदर वहाँ पर पुलिस आ सायरन जाए। बजता हुआ पुलिस आ गई और वो उसके उसके क्योंकि डाँटा था मम्मी ने, तो फ़ादर ने अपने ऊपर लिया और वो उसको उठा के ले गए वहाँ से। ये मेरे सब सामने का दृश्य है। उठा के ले गए, ख़ैर बाद में फ़ैसला हुआ, 1-2 दिन दिक्कत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैं वहीं था कुछ दिन, फिर मैं वापस कैलिफ़ोर्निया से न्यूयॉर्क आया। मैंने कहा, "आप ये बताइए, आप जब आए थे यहाँ, इस इंसिडेंट को भूलते हुए, मैंने हुँ, किस लिए आए थे?" कहते हैं, "यहाँ पर ना बच्चों की एजुकेशन शरद जो है वो इंडिया में नहीं है।" हुँ। मैंने कहा, "पर मैंने जो वाक़या देखा, आपको तो अंदर होना पड़ा बच्चे की वज़ह से। आपने बिल्कुल। बच्चे को यहाँ तो बच्चे माँ-बाप डाँटते नहीं हैं, तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। हुँ, माँ-बाप को अधिकार है बच्चों को डाँटने का, आपको तो उसने पुलिस बुला ली।" हुँ, कहते हैं, "हाँ, यहाँ पर ना एक बार आ जाएँ तो फिर बच्चे अपने नहीं रहते, सिस्टम के हो जाते हैं।" हुँ। मैंने कहा, "पर आप तो बच्चों के लिए आए थे?" तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस एजुकेशन के लिए गए वैल्यूज़ ही नहीं दी। वैल्यूज़ नहीं दी, उस हाँ, एजुकेशन ने बच्चे ने माँ-बाप को अरेस्ट करा दिया। तो करेक्ट। मुझे लगता है कि और अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लेके तो मैं समझता हूँ भारत में अगर आप अच्छा कमाते हैं, इफ यू अर्न डिसेंट, हुँ। तो आई थिंक यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग। वहाँ तो आप बर्तन खुद मांजते हैं, जी, आप अपने कपड़े खुद धोते हैं, हुँ, आप खाना खुद बनाते हैं, आप यू कांट अफोर्ड दोज़ पीपल अनलेस ऑफ राइट। कोर्स यू आर स्टिंकिंग रिच हैं तो अलग बात है। हुँ, पर अगर आप नॉर्मल उससे गए हैं तो आपको सारा काम खुद करना खुद पड़ता है। करना है, तो अगर बिल्कुल। आप खुद काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपके इर्द-गिर्द चारों तरफ सब हेल्प लोग घूमती है। जी, सो आई थिंक इफ यू गॉट मनी देन दिस इज़ द प्लेस टू बी। यहाँ लोग थूकते हैं, अरे भई ये भी कोई बात हुई, थूकते हैं तो आपने कौन सी उनकी जाके थूक साफ करनी है। हुँ, अगर लोग सड़क पे कोई थूक रहा है, तो आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप ये देखिए ना, आप ये किसी की बताइए। कमी जो निकालें, हो सकता है आप भी ऐसा कुछ करते हो, आप चिप्स खा के पैकेट कहीं फेंक देते होंगे। इंडिया में रहते हैं तो आप भी यही हाँ, करते हैं, यही आप करते हैं, भी वहाँ जाके आप ये नहीं बाहर करते हैं। जाके हाँ, तो आई थिंक द नेक्स्ट डेकेड बिलॉन्ग्स टू इंडिया। यू विल सी ये जितने वहाँ पर सेटल्ड हैं और मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से जो आई एम श्योर आपके कुछ एनआरआईज़ दर्शक, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ज़रूर होंगे। जी। इसकी पहुँच तो बहुत दूर तक होती है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ पर बसे हुए हैं, इट इज़ टाइम यू शुड स्टार्ट पैकिंग अप, क्योंकि किसी देश से अपने आप को उखाड़ना आसान काम नहीं होता। आपकी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, नौकरी, बिज़नेस हैं, तो धीरे-धीरे आप शुरू कर दीजिए, हुँ, क्योंकि वो कंट्री है, क्योंकि बात अमेरिका, वो कंट्री डाउनफॉल पर है। और आज हम इस डेट को बात करें, मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, आई एम एन इकोनॉमिस्ट एंड अ फाइनेंस एक्सपर्ट। बट मेरी एनालिसिस ये कहती है दिस कंट्री विल फॉल डाउन और आपको वापस फिर भारत आना पड़ेगा। इससे पहले कि वो कंट्री आपको मजबूर कर दे यहाँ आने के लिए, वापस आना। उससे पहले अगर आप खुद ये काम कर लेंगे, हुँ, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली करेंगे। जी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्राइसिस जो आएगा अमेरिका में, यूएस में, ये 2008 वाला होगा या उससे बड़ा हो सकता है? उससे भी बड़ा होगा। उससे बड़ा और होगा। एक एक शेर होता है रुचि कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अमेरिका खुद जब डूबेगा, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाकी की दुनिया के साथ इस कदर जुड़ा हुआ एंटैंगल्ड है। है हाँ, कि इट विल कॉज़ रिसेशन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। सो नॉट ओके। जस्ट अमेरिका विल, बट अमेरिका की वजह से यूरोप जो आज तक चमचा रहा है अमेरिका का, हुँ, वो भी रिसेशन में जाएगा। हुँ, एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ जो अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हैं, हुँ, वो भी वो भी रिसेशन में जाएँगे। बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ हद तक तो रिसेशन रुचि आ भी चुका है। ओके। क्योंकि अमेरिका की ग्रोथ 1.4% आई है हुँ, और ये भी मुझे लग रहा है कितनी असली है कितनी नकली है, दैट आई हैव माय क्वेश्चंस ऑन दैट। जी, जी, तो जी। इसलिए ऑलरेडी रिसेशन की तरह, और ये लड़ाई तो उस रिसेशन को और बढ़ाएगी जो चल रही है, हुँ, बिकॉज यू नीड मनी फॉर वॉर। हुँ, और पैसे हैं कहाँ, वो तो उधार लेके तो देश चला रहे हैं। जी, तो $1 बिलियन रोज इस लड़ाई पे खर्च कर रहे हैं। सोचिए, 9,200 करोड़ पर डे एवरेज खर्च हो रहा है एक पेट्रियट मिसाइल, जो ईरान के चंद लाख रुपए का, कई जी, बार चंद हज़ार रुपए के ड्रोन को मारने में 9 करोड़ रुपए की एक मिसाइल चलानी पड़ती है। जी। कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ईरान की, कि आपका छोटे-छोटे खिलौने चला-चला के उनको गिराने के लिए, हुँ, उनको 1-1 करोड़ रुपए की मिसाइल चलानी पड़ेगी। सो दे आर स्पेंडिंग $1 बिलियन एवरी डे ऑन दिस वॉर।
तो दे आर ब्लीडिंग। और आई थिंक जो लोग भारत में हैं, मुझे लग रहा है उनको ये सुन के खुशी होगी कि आप एक बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। हुँ, और अगर आपके मन में कहीं ये पर ये अफ़सोस है कि हुँ, हम भी काश बाहर चले जाते, हमारे अंकल चले गए, हमारे हमारे कज़िन चले गए, हमारे ब्रदर सिस्टर चले गए, जी, अगर उनके दिमाग में कहीं ये बात है, तो आई थिंक दे शुड हैव नो रिग्रेट। यू आर एट द राइट प्लेस एंड यू विल बी एट द राइट टाइम आल्सो। जी, बिल्कुल। सर, इसमें जैसे हमने भी गोल्ड सिल्वर की भी बात की थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कॉपर पे भी बात होने लगी है। अभी इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, तो ये हम मान सकते हैं? कॉपर में रुचि प्रॉब्लम ये है कि आप कॉपर में इट इज़ नो डाउट, आई हुँ, मीन कॉपर बिकॉज़ बहुत सस्ता है, हाँ, पर कॉपर में ना आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं इंडिया में। जी, क्योंकि कॉपर सिर्फ़ आपको भारत में कमोडिटी एक्सचेंज है जिसको हम कॉमेक्स बोलते हैं। ओके, एमसीएक्स बोलते हैं, सॉरी, जी, कॉमेक्स तो न्यूयॉर्क का है, हुँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हुँ, वहाँ पर सिर्फ़ आप कॉपर के फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, कॉपर का कोई ईटीएफ नहीं है। ईटीएफ भी अच्छा, नहीं, राइट, कॉपर को अगर आप फिज़िकली लेते हैं हुँ, बाय द वे, तो मिल जाता है। हुँ, मुझसे कोई संपर्क करे, मैं दिलवा दूँगा उसको, मुझे सप्लायर्स पता है कॉपर के। ओके, पर आप एक तो वो इतना सस्ता है, तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आप 1 सवा लाख रुपए में 100 किलो कॉपर ले आएँगे घर में। हुँ, तो उसको कहाँ रखेंगे आप? अच्छा चलिए ले भी आए, तो जब आप उसको बेचने जाएँगे, तो वो बिकेगा नहीं। अच्छा, मतलब वो उसी भाव में नहीं जाता है जैसे गोल्ड सिल्वर है। हुँ, वो तौल के और रद्दी में जाता है, कबाड़ी में जाता है। उस ओके, पे वो प्राइस नहीं मिलता है आपको। हुँ। आप पूछ के देख लीजिए, वो लोग बताएँगे कि आप बट ले अभी तो बिल्कुल कॉपर के लिए वैल्यू जैसे आप कह रहे हैं ज़ीरो है, नहीं, बट ज़ीरो नहीं है। हाँ, मतलब आने वाले टाइम में मेरा मतलब कॉपर चढ़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ डू यू इन्वेस्ट इन कॉपर? हुँ, कॉपर मेटल्स डिमांड में रहेंगे, हुँ, बट भारत में ये समस्या है कि आप कॉपर में निवेश के लिए सिर्फ़ आपके पास एमसीएक्स फ्यूचर्स हैं। ओके, एमसीएक्स फ्यूचर्स एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू डोंट गेट फिजिकल डिलीवरी, हुँ, आपका डीमैट अकाउंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन देके आप ले लेते हैं। हुँ, या फिजिकल फॉर्म में लेंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ओके, सो कॉपर की चर्चा बहुत हो रही है, पर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर मैं उस चर्चा के आधार पर इन्वेस्ट कर भी दूं, तो मैं सिर्फ एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करता जा सकता हूं। आई कैन नॉट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड वेयर डू आई कीप माई कॉपर? और अगर मैंने रख भी लिया, एक कमरा मैंने अलग से ले लिया किराए पे जहाँ सिर्फ कॉपर भरा हुआ कॉप है, जी, तो फिर कल को जब बढ़ गया और मैं बेचने जाऊँगा, तो क्या होगा फिर? वो तो उसको लेगा ही नहीं वो सप्लायर, तो वो तो कहेगा साहब तौल के कबाड़ी लाइए और तौल के इसको बेचिए। सो आई थिंक जो कॉपर की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी सोचें कि अच्छा है, मैं भी ये मानता हूँ कि कॉपर विल गो अप इन फ्यूचर, हुँ, बट वेयर डू आई इन्वेस्ट एंड कीप इट? हुँ, भार हो सकता है आने वाले समय में रुचि कॉपर का ईटीएफ निकल आए, बल्कि मैं सेबी से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि कॉपर का ईटीएफ आप निकालिए, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन कॉपर, और कॉपर बहुत सस्ता है अभी। हाँ, और अगर कॉपर का ईटीएफ आए, मुझे लगता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉपर में आ सकता है। जी। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल की भी, तो क्रूड ऑयल में अभी पिछले 1-2 दिन से हमारा सुनने में आ रहा था कि जो एलपीजी की क्राइसिस की बात हो रही थी, फेक है। बट कल रात तक ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई कि एलपीजी क्राइसिस इंडिया में हो रहा है। बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। इनमें 50% तक एलपीजी जो कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ख़त्म हो चुका है जी। और अगले 3 से 4 दिन में उनकी जो बाकी भी स्टोरेज है, ख़त्म हो जाएगी और बंद हो सकते हैं हुँ। कैफ़ेज़ और ये रेस्टोरेंट्स। तो इस क्राइसिस से कैसे निपटा जाए? और अगर वॉर चलती रही तो क्या ये क्राइसिस कंटिन्यू रहेंगे? पहली बात तो ये क्राइसिस फेक नहीं है, जी। दिस इज़ नॉट फेक। हुँ, थोड़ा-सा कुछ एक्सटेंट तक थोड़ा-सा हाइप क्रिएट किया राइट। गया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जैसे ही कुछ सुनते हैं तो उसको फटाफट, जिसके यहाँ 1 सिलेंडर था, 2 सिलेंडर होते हैं आपके पास, जी, जी, तो जी। वो 1 सिलेंडर भरा हुआ भी है, तो एक खाली फटाफट उसको करके 1 महीने बाद भी लेना था तो आज लेने पहुँच गए। जी। तो नेचुरली जब इतने सारे लोग लेने पहुँच जाएँगे, वहाँ क्यू लग जाएगी, हुँ। और पीछे से सप्लाई तो डिसरप्टेड है ही। हम कतर से लेते हैं, बहुत बड़ी जी, मात्रा में जी, कतर से जी। लेते हैं, और कतर की रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो कतर ने रिफाइनरी बंद कर दी, हुँ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह हाँ से जी, जी। वहाँ से हमारी सप्लाई बाधित हुई है। हुँ, तो नेचुरली जो पीछे जो एलपीजी को पैक करते हैं, सिलेंडर्स में डालते हैं, जो उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम फॉर्म में लेकर आते हैं, तो नेचुरली उनको भी पीछे से आना बंद हो गया, तो उन्होंने कुछ सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस किए। वो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस डिपोज़ तक पहुँच गए, और डिपोज़ पे जो 1 दिन में सिलेंडर आ जाता था, 2 दिन में उसको हफ्ता-हफ्ता, 10-10 दिन लगने लग गए। हुँ। तो उससे, और ऊपर से ये न्यूज़ चैनल्स पे जब खबरें लोग देखते हैं, तो तो उनको ये फिर लगने लग गया कि ये तो वाक़ई में शॉर्टेज है, तो इट जस्ट क्यूमुलेटेड। जी। पर ये सच है कि एवरी डे जब लड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ये शॉर्टेज हमारे यहाँ बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक है कि इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट देखिए, इंडिया में तो ये प्रोड्यूस होती नहीं है, ना के बराबर होती बिल्कुल। है। इंडिया में कहा हुँ, गया है कि आप 10% आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हुँ, बट इंडिया में होती नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हुँ। तो आई थिंक इसमें तो एक यही रास्ता है रुचि के, पहले तो ये प्रार्थना करें कि जितने हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, एसपीआर बोलते हैं, कुछ विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में, पेद्दूर में हमने जी। बना रखे हैं। पहले हुँ, ये नहीं हुआ करते थे, अब हैं, पर इतने नहीं है, 1 डेढ़ महीना काम चल जाएगा। हुँ। और एलपीजी की जहाँ तक बात करूँ, तो शायद 1 डेढ़ महीने से भी पहले और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है अगर रुका रहा। ओके। तो इसमें तो देखिए, एक हम लोग इकोनॉमिक्स में एक सेइंग यूज़ करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हुँ,
डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन। तो सरकार इसको अपनी तरफ से, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी पेट्रोलियम मिनिस्टर से, बाकी मिनिस्टर से, एक वॉर रूम बनाया वगैरह वगैरह कि भाई आप इंश्योर करिए कि लोगों तक पहुंचते रहे। पर वो इंश्योर तो उतना ही करेंगे ना जितना पीछे से आ रहा है। बिल्कुल। जब आएगा ही नहीं तो वो मिनिस्टर या वो टीम भी क्या करने वाली, कुछ नहीं कर सकती है। सो आई थिंक पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये वॉर रुचि और आगे जाता है तो लोगों को तैयार हो जाना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्राइसिस मैनेजमेंट। मैंने 2-3 आइडियाज़ निकाले। कुछ लोग कह रहे थे आपने बहुत जल्दी ये बात बोल दी, आपने तो मान लिया कि खत्म हो गया। मैंने कहा पर पहले से आप प्रीएम्प्ट करने में तो कोई नहीं, उस सेक्शन से तो बेटर है ना जो आप वहाँ जा जाके क्यू लगा रहे हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है, वहाँ पर उनको डिपो पे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, लोगों ने लाइन लगा रखी है, 3-3 घंटे वेट कर रहे सर हैं। 900 रुपए का सिलेंडर 1900 रुपए में बिक रहा हाँ, है। ब्लैक शुरू हो गया है। जी। तो मैंने कहा उससे बेटर तो ये है, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन सबको ले लेना चाहिए। करेक्ट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। कुछ सब घरों में नहीं होता है, ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो लेके रखिए आप पहले। दूसरा, मैंने देखा लोग घर में ना रुचि 3-3 बार खाना बनता है। सुबह बना, फिर दोपहर का बना, फिर शाम का बना, फिर रात का अलग बना, शाम को पकौड़े-वकौड़े बना के खाए। जी। आई थिंक व्हाट पीपल शुड डू इज़, आई डोंट नो, आई मीन समबडी कैन से आई एम एनक्रोचिंग अपॉन समबडीज़ ईटिंग रूटीन, पर आप एक ही बार दिन में खाना बनाइए और उसको पूरे दिन खाइए। एक से ज़्यादा चीज़ बना के रख दीजिए। उसको एक सेम डे खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, शाम तक सुबह का। आप जी। रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाय द वे, विद आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट, आपको 3-3 4-4 दिन पुराना खाना भी वहाँ आप खाते हैं, उंगलियाँ बिल्कुल। चाट के आते हैं और रेटिंग भी देख के आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया खाना है। यू डोंट नो उनके किचन में कितने दिन तक वो खाना पड़ा हुआ था। तो अपने घर का सुबह का बना खाना शाम को खा सकते हैं। सो आई थिंक कंजर्वेशन इज़ द वे टू गो, कि आप उसको गैस को बचाइए, एक ही बार बनाइए, क्योंकि बार-बार जब आप गैस जलाते हैं, चाहे टोटल टाइम उतना ही लग रहा हो, यू स्टिल एंड अप कंज्यूमिंग मोर। सिलेंडर को ज़्यादा लंबा चलाइए और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर ये भी आनी बंद हो गई, ये लड़ाई चलती रही, तो फिर तो रास्ता ही कोई नहीं रह जाएगा। रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल सिलेंडर की तो पहले ही आपने जैसे बताया शॉर्टेज है, और पहले सरकार ने कहा है कि पहले हम डोमेस्टिक में भरेंगे। तो कमर्शियल जो नीले रंग का सिलेंडर होता है 19 किलो का, उसकी तो शॉर्टेज पहले होने ही वाली है। तो रेस्टोरेंट्स को तो मुझे लग रहा है तैयार हो जाना चाहिए कुछ दिन के लिए बंद करने के लिए, या रेस्टोरेंट्स भी इलेक्ट्रिक कुकिंग पे चले जाएँ। अब किसी ने मेरे से कहा, कल मैं किसी टेलीविज़न चैनल पे था, उसने कहा था अभी तो बिजली का बिल हमारा बहुत बढ़ेगा, हम माइक्रोवेव में कुकिंग करेंगे या इलेक्ट्रिक इंडक्शन में कुकिंग करेंगे। तो मैंने कहा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है रुचि, आप किसी ने मेरे से पूछा कि भाई आप जंगल में जा रहे हैं, रात का अंधेरा है, आपके पास गन भी नहीं है, और एकदम से आपके सामने ज़ीरो डिस्टेंस पे शेर आके खड़ा हो जाता है, और शेर भी वो जो नरभक्षी होता है, जी। तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा जी जो करना है शेर ने करेगा, मैंने क्या करना है इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग सकता हूँ, तो मेरे से तेज़ भाग के मुझे पकड़ लेगा। सो आई थिंक इन अ सिचुएशन लाइक दिस व्हाट कैन यू डू? तो लोग ये नहीं समझ रहे। आई मीन यू सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू फेवर द गवर्नमेंट, बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब पीछे से जो चीज़ बाहर से आती है, अगर वो आएगी नहीं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती जी, है? बिल्कुल। तो जब युद्ध की परिस्थिति होती है रुचि, तो युद्ध की परिस्थिति हमारे ज़्यादातर जनरेशंस ने नहीं देखी हुई है। पर युद्ध की परिस्थिति में मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपना-अपना रोल प्ले करना पड़ता है। आपको एक सैनिक की तरह यू हैव टू स्टैंड विद अपने पड़ोसियों के साथ। किसी के पास सिलेंडर नहीं है, आपके पास पड़ा है, उनको पड़ोसियों को घर बुला लीजिए। आइए साहब हमारे यहाँ खाना एक्स्ट्रा बन गया है, आप हमारे साथ आज खाइए, अपने यहाँ मत जलाइए। कभी आप किसी के यहाँ चले गए, कभी कोई कम्युनिटी पूल में जहाँ एक साथ बनाए। शादियों-वादियों में अगर 500 गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो 50 गेस्ट से शादी कर लीजिए ना, उतने कम जी। सिलेंडर लगेंगे। कोई फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, अगर वो अवॉइडेबल है, उसको कैंसल कर दीजिए, छोटे में कन्वर्ट ये कर भी दीजिए। कंट्रीब्यूशन ही या आई थिंक दिस इज कंट्रीब्यूट। दिस इज सोशल बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन। आई थिंक लोग हर चीज में हम इनकलाब जिंदाबाद करें। कल मैं किसी फिर एक दूसरे चैनल पे था, जी। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रहे थे आपस में। कांग्रेस कह रही थी मोदी जी का किया हुआ क्राइसिस है, मोदी जी की वजह से हमें गैस नहीं मिल रही। अरे भाई युद्ध में खाड़ी में हो रहा है वेस्ट एशिया में, व्हाट हैज अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट गॉट टू डू विद? आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड्स विद बीजेपी और कांग्रेस। मेरा मतलब ये, मैं तो सिर्फ युद्ध देख रहा हूँ। जी। युद्ध है, गैस नहीं आ रही, बस मैं तो ये देख रहा हूँ, और नहीं आ रही तो आप क्या कर लेंगे उसमें? ट्रम्प साहब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। ट्रम्प साहब मुझे लग रहा है रुचि फँस गए हैं। वो ना आगे जाने लायक है ना पीछे। उन्होंने कभी ये कैलकुलेट नहीं किया था कि ईरान इतने दिन तक टिक जाएगा। उन्होंने सोचा था 2-3 दिन लगेंगे। खमीनाई साहब तो अगले ही दिन उन्होंने मार दिए उन्होंने गए। उड़ा दिया। हाँ। 40-50 और लोगों को उड़ा दिया। उन्होंने कहा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा वेनेजुएला है, गए मदुरो साहब को उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, अपने यहाँ ले आए, इनको मार दिया, युद्ध खत्म। आई थिंक दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी फार बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस। और ईरान जिस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है, जिस स्ट्रैटेजी से चल रहा है, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मिलिटरीली रुचि ऐसा लग रहा होगा कि इज़राइल और यूएस जीत रहे हैं, क्योंकि ईरान की इतनी ताकत नहीं है कि वो इन देशों से इस कदर लड़ सके। B1 B2 बॉम्बर्स जैसी चीज़ें हैं, टॉमाहॉक मिसाइल जैसी चीज़ें हैं अमेरिका के पास। तो मुझे नहीं लगता ईरान इनको मिलिटरीली फेस कर सकता है। उसने तभी इन वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ पर अटैक किया, किसी के अमेरिकन एम्बेसी पर, कहीं अमेरिकन कंपनीज़ पर, अमेरिकन बेसिस पर। जी। पर
इकोनॉमिक वाइज मुझे लगता है ईरान ये लड़ाई जीत रहा है। आप देखिए ना, उस ईरान ने इतने हज़ार 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर है हमसे। हुँ, उसने यहाँ बैठे-बैठे आपके घर में गैस की समस्या खड़ी कर दी। उसने दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइस, जहाँ दुनिया भर की इकोनॉमीज़ की पूरी बैलेंस शीट बिगड़ गई है। जी। तो उस ईरान ने वहाँ बैठ के क्या कर दिया, एक छोटा-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से उसने तो गला घोट दिया, ऐसा लगता है कि चोक कर दिया है लाइफ़लाइन को। तो आई थिंक इकोनॉमी वाइज़ ईरान इज़ विनिंग। ओके। मिलिटरीली प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन से येस वी आर विनिंग द वॉर, एंड उनकी तो स्टेटमेंट आती है, बस अब हम जीत गए, अब हम जीतने वाले हैं, अब वो खत्म हो गया, बस वीर ऑल उनकी। ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट को मैंने सीरियसली लेना बंद कर तो हम ये मान सकते हैं कि वो आर्टिफ़िशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं ट्रम्प साहब? दिया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर है, कोई क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो वहाँ के लोग बताते हैं, मेरे हुँ, बहुत सारे वहाँ पर जानकार हैं, वो बोलते हैं जितनी बार हम दुकान पे जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, वो तो कहते हैं इन्फ्लेशन है ही नहीं। हुँ, जितनी बार नौकरियों की बात करते हैं, आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन है, तो फिर इकोनॉमी कैसे बल्ले-बल्ले हो सकती है? हुँ, तो सो आई थिंक देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। मुझे ये भी लगता है वॉल स्ट्रीट जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, मुझे ऐसा भी लगता है कि वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी है, जो कि वहाँ पर उसमें पैसा पंप कर रही है उसको हुँ, आर्टिफ़िशियली ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि अमेरिका में क्या है रुचि, हमारे भारत में तो शेयर मार्केट से मात्र 4-5% एक्टिवली लोग जुड़े हुए हैं। जी। बट अमेरिका में 65% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। सो फॉर एनी गवर्नमेंट टू कीप इट्स स्टॉक मार्केट्स हेल्दी एंड ग्रोइंग, हुँ, यू मेक योर पीपल हैप्पी। आपके लोग खुश होते हैं, अरे वाह जी। स्टॉक मार्केट रोज चढ़ रही है, दे अर्न मनी आउट ऑफ इट। सो आई थिंक समथिंग इज आर्टिफिशियल ओवर देयर। और जैसे जैसे वो आर्टिफिशियल पना आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, हुँ, अब बहुत दिन तक टिक नहीं सकता वो। इकोनॉमी में इतने बड़े मैनिपुलेशंस कैसे टिक जाएंगे? स तो सो वो जैसे जैसे वो सरफेस से हटेगा, हुँ, और मुझे लग रहा है इकोनॉमी की असलियत सामने आएगी। और जिस रिसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट रिसेशन विल स्टार्ट बिकमिंग विजिबल ओके। सूनर विदिन देन फ्यू लेटर। मतलब मंथ्स, आप बहुत ओके। जल्दी वो रिसेशन आता दिखेगा, मंदी, और ये मंदी धीरे धीरे वैश्विक बन जाएगी। और यहीं से मैं आप भारत में भी असर आएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पर असर नहीं आएगा, वी आर हुँ, पार्ट ऑफ वन ग्लोबल विलेज। पर भारत में असर एक तो देर से आएगा और एक कम आएगा। जी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया। ओके। तो वो लोग वापस आने के लिए तैयार हो जाएँ। अगर मेरी सलाह मान के नहीं आते, तो आपको परिस्थितियाँ लेकर आएँगी। अगर मेरी सलाह मान के आना चाहते हैं, तो आप जी। वॉलंटियरली आएँगे, यहाँ के अच्छा खासा बिज़नेस जमाइए। दिस इज़ अ हुँ, ग्रोइंग कंट्री, आपकी आपकी मातृभूमि है। बिज़नेस जमाइए, नौकरी करिए, कोई स्टार्टअप शुरू करिए। आपके पास वहाँ ढेरों पैसा है, और हुँ, यहाँ के तो वो पैसा वैसे ही 90 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो यू ब्रिंग इट हियर एंड स्टार्ट लिविंग हियर, यू लिव लाइक अ किंग हियर। यहाँ तो आप बड़ा-सा घर लेके रह सकते हैं, वहाँ तो आप पता नहीं छोटे से घर में रहते होंगे, जैसे हुँ, मैंने गुज़ारा। यहाँ के 2-4 लोगों को घर में रख लीजिए एज़ डोमेस्टिक हेल्प एंड ऑल दैट, सो ऑल दैट इज़ डूएबल। those people should start thinking. हुँ। तो हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका कहीं न कहीं चाइना से डर रहा है, दिखा नहीं रहा है, लेकिन चाइना जिस तरीके से पावरफुल एक कंट्री बन के उभर रही है, बिल्कुल डरता है कुछ ना अमेरिका, कुछ। क्योंकि वो देश जो अमेरिका को ओवरटेक करने को है, वो चाइना हुँ, है। जी। चाइना $20 ट्रिलियन पे पहुँच गया है, हुँ, अमेरिका 30 पे है। और अमेरिका पे कर्ज़ $39 ट्रिलियन का है, चाइना पे इतना कर्ज़ नहीं है। हुँ, और चाइना एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हुँ, बिल्कुल अमेरिका को अंदर से ये हमेशा अंदेशा होता है चाइना से। और चाइना से ईर्ष्या भी है, चाइना से डर भी है। हुँ, और चाइना इज़ द वे चाइना इज़ प्रोग्रेसिंग, चाहे अभी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, चाइना की अपनी अपनी समस्याएँ बहुत सारी हैं। हुँ, बट रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक चाइना इज़ इन अ पोज़ीशन टू ओवरटेक अमेरिका। अमेरिका का तो मुझे लग रहा है, रुचि, माय एनालिसिस सेज अमेरिका इन द नेक्स्ट 5 इयर्स विल नो मोर बी अ सुपर पावर। ओके, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक। बिल्कुल। इट इज़ ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड। ओके, तो आपको कौन लगता है कि अब नेक्स्ट 5 इयर्स में सुपर पावर कौन बन सकता है? वेल चाइना ऑफ कोर्स, क्योंकि अमेरिका नीचे जाएगा तो चाइना अपने आप हो एंड जाएगा। व्हाट अबाउट पर मुझे इंडिया? भारत हाँ, भारत मुझे एज आई सेड आई लाइक टू रीआइटरेट एंड रिपीट कि इंडिया के ऊपर नज़र रखिए। अगला जो दशक है वो भारत का है। और ओके। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक देशभक्त हूँ, मुझे बहुत फ़क्र है भारत पे, भारत में जन्म लेने का, भारत में रहने का। और व्यक्तिगत तौर पे जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग सुनते हैं, उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं जिस पोज़ीशन में हूँ और था, मेरे सामने अगर ग्लोब रखा जाता और आँख बंद करके मैं उस ग्लोब को घुमाता और हाथ में एक पेंसिल लेता और जहाँ पर उँगली रख देता, मैं वहाँ सेटल हो सकता था। ओके। मैं चाहता तो मैं कहीं भी जाके, आज भी मैं कहीं भी जाके बस सकता हूँ। जी। पर मैंने ये नहीं चूज़ किया। मुझे लगा कि मैं जो भारत में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कहीं नहीं है। जो भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, जो यहाँ पर संस्कार हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, उन देशों में कल्चर कहाँ है? कहीं नहीं। बच्चे माँ-बाप के नहीं हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज समाप्त हो चुका है। यू जस्ट, हालाँकि यहाँ भी अब लिव इन कल्चर आ रहा है, बट देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन ऑफ बट मैरिज। स्टिल अभी भी वो कल्चर है। है, काफ़ी हद जी। तक है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं।
वहाँ पर मैं ज़्यादा इसका बखान नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ देखा है, मेरी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है याद। पर ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट आई थिंक दिस इज़ द प्लेस टू बी। आपको ये जगह चमकती हुई दिखाई देगी और धीरे जैसे-जैसे समय बीतेगा जैसे-जैसे वो देश और रिसेशन में जाएँगे, भारत की ये जो 7-8% के बीच की ग्रोथ है, ये और ज़्यादा आउटशाइन करेगी। हो सकता है इससे हम थोड़ा नीचे आएँ क्योंकि वहाँ का इम्पैक्ट पड़ता है। पर भारत में अच्छी बात क्या है रुचि के भारत खुद एक दुनिया है। हुँ, 140-45 करोड़ लोग अपने आप में एक दुनिया है और हम लोग ठीक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता है, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ आते हैं, पर हम उतने ज़्यादा दुनिया से ना देयर इज़ अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एंटैंगल्ड। जी। हम उतने ज़्यादा उनसे गुथे हुए नहीं हैं। हुँ, मतलब बहुत सारा हिस्सा हमारे देश का विदेश पर डिपेंडेंट नहीं है। जी। बहुत सारा है भी, पर ज़्यादा हिस्सा डिपेंडेंट नहीं है। हुँ, हालाँकि हम बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की आजकल चर्चा करते हैं, हुँ, डॉलर की, पाउंड की चर्चा करते हैं, पर आप गाँव-वाँव में देखिए उनको क्या लेना-देना है अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में। सो आई थिंक वी आर नॉट दैट डिपेंडेंट। अच्छी बात है ये। जी। इकोनॉमिकली बुरी बात भी हो सकती है दैट वी शुड बिकम ग्लोबल, पर ऐसे हालात में ये एक अच्छी बात मानी जाएगी कि आप बाकी की दुनिया पे इतने ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। जी। सर जैसे अभी हम वॉर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं डर है कि क्या इंडिया पे भी अटैक हो सकता है? क्या हम रेडी हैं इस अटैक के लिए? आई थिंक आवर आर्म्ड फोर्सेस आर वन ऑफ द आल्सो ब्रेवेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बहादुर अगर हमारी ये नंबर 1 पे हैं हम। एक बात आपने देखी कि अभी हाल में जो युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान का हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, अभी जो चल रहा है, आपने देखा कि कितने दिन से युद्ध चल रहा है ईरान का, अभी तक कोई भी सैनिक ईरान की भूमि पर नहीं है। जी, तो अब जो नया युद्ध करने की प्रणाली है, द न्यू वे ऑफ फाइटिंग वॉर इज़ टोटली डिफरेंट। ड्रोन्स, मिसाइल्स, मिसाइल्स। एयर ड्रॉप्स, हुँ, एयर बॉम्ब्स। पहले जो युद्ध हुआ था करता था पारंपरिक युद्ध जो होता था, ट्रेडिशनल जो होता था, आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्मों में आपने देखा होगा या जो लोग 1971, 1965 के वॉर देखे हैं, सैनिक बंदूक लेके जा रहे हैं बॉर्डर्स पे होता और था। बॉर्डर्स पे होता था, जी। हाथापाई भी हो जाती थी। हुँ, भारत में भी गलवान में आपने देखा जी, और आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्म में दिखाते वो बंदूक का पीछे का लकड़ी का हिस्सा लेके उसको मारते थे। जी। इस तरीके से भी युद्ध होता था, हैंड टू हैंड हुँ, कॉम्बैट जिसको कहते हैं। पर आई थिंक ग्रेजुअली द वे वॉर्स आर फॉट इज़ चेंजिंग जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध में तो कभी सुना ही नहीं था किसी ने। अब हाल में आप देख रहे हैं कुछ सालों से ड्रोन्स हुँ, का यूज़ किया जा रहा है। सो आई थिंक द वे वॉर्स आर फॉट इज़ चेंजिंग। तो इंडिया पे अगर अटैक होता है तो इंडिया क्योंकि इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस इतने बहादुर हैं द एलिमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म इतना ज़्यादा है कि वो उसको बहुत स्ट्रांग बना देता है। आधे से ज़्यादा लड़ाई रुचि माइंडसेट से लड़ी जाती है। हुँ, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आपकी माइंडसेट कैसी है? आपने देखा यूक्रेन युद्ध में जब यूक्रेन के सैनिक हताश होने लगे बिल्कुल उनको लगने लगा हम तो बेबस हैं, हुँ, तो आधी लड़ाई तो आप हार जाते हैं। बट इंडिया में वो भर-भर के हमारे पास ना केवल इक्विपमेंट है, ना केवल हथियार हैं, बल्कि हमारे पास जो वो स्पिरिट है ना, वो हमें नंबर 1 बनाती है। तो इंडिया पे अटैक होता है, आई फील इंडिया इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन डिफेंडिंग इटसेल्फ। कोई विदेशी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आके हमको चैलेंज करे और हमारे यहाँ पर जो रुचि अब मैं थोड़ा-सा फिलोसॉफ़िकल होना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर जो ये सोशल फैब्रिक और आध्यात्मिक शक्ति है ना, जी। जो इन्हेरेंट है यहाँ पर जो हमारे संस्कार हैं, जिस तरीके से हम लोग पले-बड़े हैं, वो हमें एक ऐसी स्ट्रेंथ देते हैं, जो बाकी की दुनिया के पास नहीं है। वो स्ट्रेंथ काम करती है। अगर हम कमज़ोर भी हैं हथियार के मामले में, फिर भी हमें जितवाने में, अगर कभी ऐसा होता है। सो आई थिंक इंडिया पे अगर अटैक होगा, हो सकता है जब वर्ल्ड वॉर छिड़ता है, जैसा मैंने कहा, तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बट वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कहीं से कोई कमी छोड़ेगा उसको डिफेंड करने में। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो हम सबके लिए अच्छी न्यूज़ है। या सर थोड़ा-सा मैं टैक्स पे आपसे बात करना जी, चाहूँगी क्योंकि बजट भी हमारी कंट्री के लिए, जी, मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा रिसेंट बजट आया है और कहीं न कहीं जो निर्मला सीतारमण है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनको बहुत क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है जी, हर साल जी, कि मिडिल क्लास के लिए जो भी बजट आता है उनके जी, लिए नहीं होता और सबसे बड़ा टैक्स पेयर मिडिल क्लास ही है। जी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जो अब बजट आया है, वो ठीक आया है या कहीं न कहीं देखिए मुझे बजट्स देखते हुए मैं सब लगभग-लगभग 40 बजट्स देख चुका हूँ जब से मैंने इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिज़नेस, टैक्स पढ़ना शुरू किया, उसको फ़ॉलो प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसमें काम-काज करना शुरू किया। हर बजट पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता। हुँ, इससे जो पिछला बजट आया था, वो तो मिडल क्लास को बहुत अच्छा लगा था। उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स की एग्ज़ेम्पशन जी, जी। रिबेट दिया गया था सेक्शन 87 ए के अंतर्गत और कोई 2 बजट एक जैसी है। इनका 8वाँ 9वाँ बजट था हुँ, मिसेस सीतारमण का। जी, जी। तो आई थिंक एवरी बजट इज़ डिफरेंट और मिडल क्लास की शिकायत हो सकती है। मैं भी उनके साथ इस बात में खड़ा होता हूँ कि हर बजट में उनको उम्मीद रहती है कुछ ना कि कुछ। कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए। पर कभी डायरेक्टली होता है रुचि,
कभी इनडायरेक्टली होता है। जी। और मेरा सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लोगों के साथ हूँ कि बजट इस बार पॉपुलस नहीं था। आई एग्री कि बजट में इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे मुझे ऐसा लगता है रुचि कि अब बजट उतना बड़ा माइलस्टोन नहीं रह गया है। आप देखिए ना, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, सीसीईए उसको कहते हैं, वो हर बुधवार मिलते हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो एक मिनी बजट हर हफ्ते आता है। तो पहले होता था बजट, वो 1 फरवरी को आ रहा है, पहले 28 फरवरी को आता था। हुँ। तो साल भर इंतजार रहता था, फिर साल भर सरकार चुप रहती थी, बस कोई इकोनॉमिक घोषणाएं नहीं होती थी, कोई ऐसी अमेंडमेंट, कोई ऐसे प्रपोजल्स नहीं हुआ करते थे, आपको याद होगा। जी। पर अब आप हाल में अगर कुछ सालों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सरकार के पिटारे से निकलता ही रहता है जी। घोषणाएं। सो आई थिंक नाउ बजट इज नॉट दैट बिग एन इवेंट। हम थोड़ा बजट पे हाइप क्रिएट कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट ने वाकई कुछ करना है तो वो कभी भी कर सकते हैं। हुँ। दे हैव मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, जी। सो दे कैन इजीली डू एट एनी टाइम। तो अगर सरकार कभी कुछ करना चाहती है, और मैं मिसेस सीतारमन से मिला अभी ओके। कुछ दिन पहले, हुँ। और मैंने देखा कि गवर्नमेंट जो है, जो वो रिफॉर्म मोड में है हुँ। कि किस तरह इस देश में इसको और बढ़ाया जाए, इसकी ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाया जाए, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल, इनको कैसे फेस किया जाए। सो आई थिंक आई फाउंड द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू साइड द गवर्नमेंट, हुँ। पर मुझे मेरी ये रीडिंग थी कि दे आर इन अ कांस्टेंट रिफॉर्म मोड। कोशिश कर रहे हैं कैसे इस देश को बेहतर बनाया जाए, कैसे लोगों के जीवन आसान बनाया जाए, कैसे लोगों का स्तर, अब इतना बड़ा देश है ज्योग्राफिकली भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, सो एनी चेंज विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है इस देश को बदलने का काम आसान काम नहीं है। जी। इट इज़ अ वेरी टफ कॉल। अब कोई मुझे प्रो गवर्नमेंट, अब मैं कई दफ़े ऐसा कमेंट करता हूँ, लोग नीचे लिख देते हैं ये मोदी भक्त आ गए, जी। ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, और इस टाइप के कमेंट्स आते हैं। आई एम अ वेरी ए पॉलिटिकल पर्सन। पर मैं तो बहुत सीधी चीज़ रुचि देखता हूँ कि हम 2000, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बीजेपी, 1947 जब हम आज़ाद हुए हुँ। और 2014 तक हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने थे। जी। 1 ट्रिलियन डॉलर होता है बाय द वे 92 लाख करोड़ रुपए, जी। 92 लाख करोड़ रुपीस। हुँ। और 2014 से, अब नाउ दिस माइट स्मेल ऑफ पॉलिटिक्स, 2014 से आज तक हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए। हुँ। तो फॉरगेट अबाउट बीजेपी कांग्रेस, अब कुछ हुआ होगा ना ऐसा कि हम 67 साल में 2 ट्रिलियन बने, और उसके बाद 11 साल में हम $4 ट्रिलियन से ऊपर निकल गए। सो आई थिंक इट इज अबाउट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो तो रिफॉर्म मोड में तो गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है बजट ठीक है, बहुत ज़्यादा चटकदार बजट नहीं था। आई टोटली अग्री विद यू। जी। इट वाज अ वेरी वेरी इट वाज अ बजट व्हिच वाज मेंट फॉर महिलाओं के लिए शी मार्ट खोले गए, या लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाना, और बहुत सारे सेक्टर्स को टच किया गया। पर मुझे मिडिल क्लास को सीधे जो टच करे, वो बजट नहीं। वो बजट शायद नहीं था, बट इनडायरेक्टली मिडिल क्लास को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट, और जब तक वो बेनिफिट देखेंगे और बजट आ जाएगा। सो आई जी। थिंक ईच बजट इज यूनिक। जी। Yeah. तो आपने जो ये टैक्स सिस्टम देखा, आपके हिसाब से अगर 3 चेंजेज़ इसमें करने हों, तो आप क्या चेंजेज़ लाना चाहेंगे? आपका मतलब टैक्स सिस्टम से? जी, टैक्स सिस्टम। आई थिंक टैक्स सिस्टम मुझे लगता है कि और ज़्यादा अभी आसान बनाया जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो कि अब 65 साल का हो चुका है, वो रिटायर होने जा रहा है, एंड यू गोइंग टू सी अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर 1961 फ्रॉम 1 अप्रैल। तो आई थिंक और अभी हमेशा ही गुंजाइश है सिंप्लीफाई करने की, कि और सिंपल होना चाहिए। लोगों के मन से दूसरा डर खत्म होना चाहिए। अगर लोग हालांकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई चीज़ एनफोर्स नहीं की जाती तो लोग उसकी कंप्लायंस भी नहीं करते हैं। तो ये राइट। थोड़ी सी हम लोगों की माइंडसेट ऐसी है हुँ। कि जब तक सिर पे डंडा ना हो तब तक काम नहीं करते हैं। पर फिर जी। भी आई थिंक इट कैन बी मेड के थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। और तीसरा मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर जो टैक्स का सिस्टम है हुँ। उसकी एक ओवरहॉलिंग की भी जरूरत है। उसकी वजह मैं बताऊं कि पूरे देश में हम 140-45 करोड़ हैं, आपको और मुझे मिला के। जी। मात्र 2.5-3 करोड़ लोग रुचि टैक्स देते हैं। जीएसटी तो सब देते हैं, जीएसटी तो पैदा होता बच्चा भी वो देता तो है, देना ही पड़ता और है। संस्कार होने के बाद भी जी। अंतिम संस्कार पे भी देना पड़ता है। पर इनकम टैक्स मात्र 2.5-3 करोड़ लोग देते हैं। तो मुझे लग रहा है अब ये बहुत बहुत स्क्यूड है। ये 2.5-3 करोड़ लोग, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति चाहे थोड़ा सा दे, चाहे 1 रुपया दे, हुँ। पर उसको कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। इतना 1 रुपया दे तो किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक अ सिस्टम शुड बी मेड वेयर उसको इनकम टैक्स की बजाय अगर एक्सपेंडिचर टैक्स कर दिया जाए, हुँ। कि आप जो खर्च करें, कमाई जो मर्जी करिए, पर जब आप कमाई करके खर्च करने जाएंगे ना, जब आप खर्च करें तो उस पर टैक्स लगाए। तो एक ओवरहॉलिंग की, एक रीलुक की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान नहीं है, पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो देन आई थिंक यू नीड टू ऐड मोर टैक्स पेयर्स। जी। ये तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको टैक्स से कोई लेना देना होगा, हम कहाँ टैक्स भैया देते हैं, हम इतनी भैया कहाँ कमाई है जो टैक्स दें। तो जी। आई थिंक कुछ कमाई तो है ना। जो अब भी। बहुत सारे लोग इसको मुझे ट्रोल कर सकते हैं, ये क्या बात कर रहा है यार, हमें टैक्स दिलवा रहा है, कमाई है नहीं पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि 2.5-3 करोड़ लोगों का 140-45 करोड़ में टैक्स देना, आप खुद सोच सकते हैं। कि इनकम टैक्स रिटर्न्स 8-9 करोड़ फाइल होती हैं, हुँ। पर बाकी की वो निल रिटर्न्स है, उसमें कोई टैक्स नहीं होता है। जी। सो आई थिंक समथिंग शुड बी डन वेयर
वेयर मोर पीपल शुड स्टार्ट पेइंग टैक्स। कम कर दीजिए उसको, क्योंकि इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता है। उन्हीं लोगों से बार-बार टैक्स और ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, उन्हीं के ऊपर रेड डाली जाती है, उन्हीं के ऊपर सर्च एंड सर्वे किया जाता है, उन्हीं लोगों को पेनलाइज़ किया जाता है। सो आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन टू मेक इट मोर इक्विटेबल। जी, जैसे हम जानते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनका बैकग्राउंड इकोनॉमी का बिल्कुल नहीं है, जी, और जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। जी, एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट थे। तो आपको लगता है कि इससे हमें कोई फ़र्क पड़ा है क्या? एक प्राइम मिनिस्टर का ट्रेंड इकोनॉमिस्ट होना ज़्यादा अच्छा है, या हमें एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए पीएम में? देखिए, थोड़ा-थोड़ा तो दोनों ही होना चाहिए, ये बात सही है, पर जो अगर मैं आज की सरकार की बात करूँ, तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स की उसने सब्जेक्ट एज़ अ सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा हुआ है, हुँ, तो गवर्नमेंट काम करती है मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के थ्रू। राइट। आज एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप जाएँ तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। उसमें रिस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। इसके अलावा सरकार इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे मुझे एक हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर मैं डॉक्टर नहीं भी हूँ, तो पर मैं चलाएँगे तो डॉक्टर ही ना उसको। हुँ, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं रुचि, जो हॉस्पिटल चलाते हैं, वो स्वयं डॉक्टर नहीं है। जी, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, वो तो डॉक्टर नहीं है, नहीं। पर उस डॉक्टर वो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चलता है, हुँ, क्योंकि उसको जो आगे चला रहे हैं, वो तो डॉक्टर्स हैं ना। जो एग्ज़ीक्यूटिव डिसीज़न्स हैं, हुँ, वो पीछे वो कॉर्पोरेट ले रहा है, जो कि डॉक्टर नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जो चीज़ आप चला रहे हैं, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, तो आप उसको चला सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे अगर हमारे पीएम हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, तो उन्हें जो भी गाइडेंस दी जाएगी, वो उसको आँखें बंद करके मान लेंगे, ऐसा हो इसमें सकता है? इसमें रुचि ये भी होता है कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप गेन करते हैं, हुँ, और प्रधानमंत्री जी को बहुत लंबा अनुभव है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर वो रहे, तो मुझे लगता है उनका कुल अनुभव 25 साल से भी ज़्यादा का हो चुका है। हुँ, तो जो आप प्रैक्टिकली सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जगह-जगह जाते हैं, अपने अनुभव लोगों के सुनते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। बाकी देशों में जाके जो आप, मोदी जी तो ट्रैवल के लिए फ़ेमस हैं, तो फेमस है, दुनिया जी। भर में ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाके आप आइडियाज़ लेके आते हैं। तो आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज समटाइम इज़ मोर वैल्यूएबल ओके, देन एकेडमिक नॉलेज। आप ठीक है, पढ़ाई आपने करी है, मैं स्वयं मैंने डॉक्टरेट हूँ इकोनॉमिक्स में, तो आई यू आर हियरिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जी। पर अगर प्रैक्टिकली आप इकोनॉमी को देख रहे हैं कि लोगों से जुड़े मुद्दे क्या हैं, लोगों को पेन पॉइंट्स क्या हैं, आई थिंक ये तो कोई भी बता देगा कि पेन पॉइंट्स इंडिया में कहाँ पर हैं। हाँ, अगर साथ में आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो वो सोने पे सुहागा है। पर आजकल वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सब चीज़ आपके लिए इतनी आसानी से अवेलेबल है, डेटा, इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन युग में कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ भी चीज़ को आज ऑनलाइन सीख सकता है, देख जी। सकता है, पढ़ सकता है। सो आई थिंक वो चीज़ पहले आप जो कह रहे हैं वो रेलेवेंट थी, हुँ, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में। अगर मनमोहन सिंह जी, बाय द वे ही वाज़ मनमोहन सिंह कोहली। सो ओके। अगर वो उस टाइम इकोनॉमिस्ट थे, तो दैट वाज़ एन एडेड थिंग। हुँ, बट आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट रियली डज़ नॉट मैटर। ओके। मतलब मुझे लगता है कोई भी, जैसा मैंने आपको डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल दिया कि एक नॉन डॉक्टर हॉस्पिटल चला सकता है, और चलाते-चलाते 25 साल तक उसको आधा से ज़्यादा डॉक्टर तो वो बन जाता है, हुँ, देख-देख के, डॉक्टर से बात कर-कर के। सो ये टीम पे डिपेंड करता है। आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूँ, अगर आपके पास अच्छी टीम है हुँ, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, और आप लोगों की सलाह मानते हैं, ये इसमें ज़रूरी बात है। आपने एक्सपर्ट्स तो रख लिए, पर सुनिए सबकी, करिए मन की। जी। पर अभी तक हम देखिए, मैं मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, इसमें नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। मैं देखता हूँ आउटकम क्या है। मैंने आपको कहा ना कि अगर हम 2 ट्रिलियन थे इतने साल में, और अब हम 4 ट्रिलियन हो गए, हुँ, तो कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे लिए गए होंगे। बहुत लंबा डिस्कशन है, वो एक अलग डिस्कशन है, क्या-क्या हुआ इस 10-11 साल में। तो आई थिंक समथिंग राइट मस्ट हैव बीन डन। तो वेदर मोदी जी इज़ एन इकोनॉमिस्ट or not an economist, whether Modi ji has done his graduation or has done something in economics, so you would like to see the outcome. तो हमें आम खाने, हम पेड़ गिनने के चक्कर में अगर पड़ गए, जी, एंड एज अ लीडरशिप तो उनके ऊपर सवाल है ही नहीं। आई थिंक ही इज अ गुड ओके, लीडर। ही आप इज़ अ देखते हैं गुड उनकी, लीडर। तो उनका जो जी, रुतबा है, जहाँ जाते हैं बड़ा अच्छा वेलकम मिलता है। हर जगह अपोज करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, अपोजिशन है पूरी। मैं तो रोज उनके साथ टीवी पे बैठता हूँ, क्या क्या नहीं बोलते हैं वो। जी, बहुत कई दफ़े शर्मनाक बात भी होती है, पर मुझे हुँ, लगता है देश के लीडर हैं, 75 साल से ऊपर की उम्र है, तो हमेशा आदर से देखना चाहिए। अगर आप नहीं भी पसंद करते हैं, तो आप, वो लोग क्या होते हैं, वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते एक सीमा लांग के देश को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हुँ, आई थिंक दैट इज नॉट करेक्ट। जी, यू शुड बिलीव इन योर लीडर, बिकॉज अच्छा, अब अगर नहीं भी आप बिलीव कर रहे हैं अपने लीडर में, तो आप क्या कर लेंगे? हुँ, लीड तो वही कर रहे हैं, तो आप खाली बैठे हुए हर वक्त बुराई करते रहेंगे, तो वो तो आपको नेगेटिविटी लाएगा आपके अंदर। करेक्ट। सो द क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव, हुँ, whereas I think I find lot of destructive criticism coming to the fore. जी। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपके हिसाब से जीडीपी ने हमारी ग्रोथ की है?
मोदी जी के आने के बाद या मनमोहन जी के टाइम पे जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ में थी? नहीं, ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में हम बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे या हुँ, बिल्कुल भट्टा बैठ गया था, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। 7% तो तभी ग्रोथ हाँ, नहीं, जीडीपी आई एम देखी नॉट गई थी। चैलेंजिंग दैट, वो थी। जी। हुँ, बट मैं जो टोटल हमारी जीडीपी है उसकी बात कर रहा हूँ। हमने मोदी जी के आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद, देखिए इंटेंट क्या है गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय हमें बहुत सारे स्कैम्स सुनने को मिलते थे। जी। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सुनने को मिलते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भ्रष्टाचार पूरी तरह से हट चुका है। हो सकता है हमारी प्रणाली में आज भी बहुत भ्रष्टाचार होता हो। पर कम से कम टॉप लेवल पर, अ, मोदी जी के लेवल पर और उनके जो इमीडिएट आंसरेबल हैं लोग, वहाँ पर आपको इतनी करप्शन होती है ना, तो देखिए हर सिटीज़न में एक सिक्स्थ सेंस होती है। जी। आपको पता लग जाता है कि हमारा लीडर करप्ट है या नहीं है। हुँ, ये आपको ना इसके लिए आपको न्यूज़ ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनके हाव-भाव से, शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के स्टाइल से लेके, लाइफ़स्टाइल से लेके, आजकल तो कुछ छुपा नहीं रहता है। बिल्कुल। आपको पता लग जाता है दैट दिस लीडर इज़ ऑनेस्ट और नॉट। पर आपको देश को आगे ले जाने में एक ऑनेस्टी और हार्ड वर्क वो दिखाई देता है। हुँ, मैं ये नहीं कहता पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ही ऐसा है। हो सकता है नीचे पहुँचते तक कहीं आपको भ्रष्टाचार आ जाता हो। बहुत नीचे के लेवल पे आज भी रिश्वत, घूसखोरी के मामले सुनने में आते हैं। जी। बट एट लीस्ट टॉप लेवल से एक डर है मन में कि भई अगर मैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, जो उन्होंने बोला था। जी। मैं ये नहीं कह रहा ना खाने दूँगा पूरी तरह से साकार हो रहा है, नीचे लोग खाते होंगे, बहुत लोग होते हैं। जी, होंगे, तो जी। भ्रष्टाचार होगा। पर एट लीस्ट जब आपकी टॉप लेवल लीडरशिप देश की उन्नति चाहती है, उनकी इंटेंट अच्छी है, हुँ, ही इज़ डिवोटेड टू द कंट्री, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हुँ, अपोज़ कर सकते हैं, आपके आइडियाज़, आपकी स्ट्रैटेजी उनसे डिफरेंट हो सकती है। मैं तो बहुत सारे मेरे साथ कल शाम को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के, बहुत सारे पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग डिबेट पे थे। जी। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं ठीक होगा, तो अगर आप ऐसे में होते तो क्या करते? अब आज आप युद्ध चल रहा है, एलपीजी नहीं मिल रहा, आप क्या करते? हुँ, आप एलपीजी क्या यहाँ बनाना शुरू कर दीजिए, अगर आप कर सकते थे तो आप करिए ना। आप तो अगर ऑपोज़िशन में हैं, तो आप करके दिखाइए कुछ ऐसा कि वेयर यू प्रूव। हुँ, मुझे लग रहा है भारत की जो ऑपोज़िशन है, उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा, नॉट बिकॉज़ आई कम फ्रॉम बीजेपी, आई डोंट बिलॉन्ग टू एनी पार्टी फॉर दैट मैटर, आई एम वेरी एपॉलिटिकल। हुँ। उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा, वो चाहते हैं ना कि वो सत्ता में आएँ। दे जी, वांट टू कम टू पावर, यही है सारा ऑपोज़िशन का मतलब यही होता है, आप बिल्कुल। हटो हम आएँगे, हाँ, मैं कुर्सी खाली करो हम आएँगे। हुँ, तो आप कुछ ऐसा करिए कि जहाँ उनकी कमियाँ हैं, उनको आप कंस्ट्रक्टिवली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। करेक्ट। तो उससे लोग आपकी तरफ खिंच अभी क्या हो रहा है कि आप सिरे से हर चीज़ क्रिटिसाइज़, हुँ, अच्छी चीज़ भी क्रिटिसाइज़, बुरी चीज़ भी क्रिटिसाइज़, कम अच्छी चीज़ भी क्रिटिसाइज़, कम बुरी चीज़ भी क्रिटिसाइज़, जहाँ हेल्पलेस है उसको भी क्रिटिसाइज़, वहाँ लड़ाई हो रही है उसके लिए भी क्रिटिसाइज़। तो उससे क्या होता है, लोगों का ओपिनियन ये बनता है, यार ये तो खाली तू-तू मैं-मैं और बहस है। जी, ये तो खाली बहस करते हैं तू-तू मैं-मैं, ये तो खाली लड़ाई है। लोगों ने डिबेट देखनी बंद कर दी है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। न्यूज़ जी। चैनल्स आज अगर अपनी टीआरपी लूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ डिबेट्स बिकॉज़ ऑफ डिबेट्स, क्योंकि जी, उसमें जो लेवल है वो हर चीज़ को गालियाँ बहुत दो। हाँ, तो आई थिंक दैट इज़, इसीलिए ऑपोज़िशन इतनी जल्दी एनडीए को, गवर्नमेंट को रिप्लेस इतनी स्पीड से नहीं कर पा रहा। हुँ, वरना इतने साल में कुछ जगह से बीजेपी सरकार को हट जाना चाहिए था। जी, इनको आ बिल्कुल। जाना, पर ये खुद ही मुझे लग रहा है अपने लिए दे डू नॉट नो हाउ टू अपोज़। ये मैं एज़ ए कॉमन सिटिज़न बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एज़ एन इकोनॉमिस्ट। पर ये आम आदमी की यही ओपिनियन है कि भई आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म लाएँगे, तो आप जल्दी सत्ता में आ पाएँगे, अगर आप जी, सत्ता में आना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट अ कॉमन पर्सन फील्स, दैट इफ यू रियली वांट टू कम टू पावर, देन यूज़ एन अल्टरनेट स्ट्रैटेजी। कीप क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। आप अपनी सत्ता से और उतनी ज़्यादा दूर होते जाएँगे। बिल्कुल सही बात। सर जैसे हम देख रहे हैं वॉर की कंडीशंस बनी हुई हैं, रिसेशन की तरफ ग्लोबली हम लोग जा रहे हैं। हुँ। तो इस पूरी चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन में इंडिया को किस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए? आई थिंक इंडिया को एक तो एनर्जी क्राइसिस के लिए रेडी रहना चाहिए। थोड़ी-सी महँगाई के लिए रेडी रहना चाहिए। 2 जी, चीज़ें मुझे लग रहा है जो इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और इंडिया जो इंडियंस बाहर काम करते हैं उनको वापस आने के लिए रेडी रहना चाहिए। जी, और इंडिया को ये भी रेडी रहना चाहिए कि जो वो जो पैसा यहाँ भेजते थे, करीब $130 बिलियन ये इंडियंस वहाँ से रेमिट करते थे अपने हुँ, परिवारों के लिए, उसमें कमी आने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनली डिपेंडेंट हैं किसी चीज़ पर, तो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड रिड्यूस योर डिपेंडेंस। आत्मनिर्भरता जिसको हम कहते हैं, जी, आई थिंक यू शुड ट्राई एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि जी, आप किसी विदेशी चीज़ पर निर्भर मत रहिए। कोशिश करिए उसको यहीं बनाना शुरू कर दीजिए, उसका अल्टरनेट ढूँढ लीजिए। सो आई जी, थिंक थोड़ी महँगाई, एनर्जी क्राइसिस, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। जो अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है, हुँ, तो ये आपको बहुत जल्द ये समस्या बढ़ती हुई दिख सकती है, एंड प्रोबब्ली वी विल नॉट बी एबल टू ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट। बिल्कुल, सही बात है। चलते-चलते सर एक क्वेश्चन और कि जैसे जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो मार्केट में इंटरफेयर करते हैं, आते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं और इस रिसेशन से किसी हद तक बाहर निकाल सकते हैं?
नहीं, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये गोल्ड और सिल्वर वगैरह पे ये लोग कंट्रोल करते हैं। जी, जेपी मॉर्गन है, एचएसबीसी है, यूबीएस है स्विट्ज़रलैंड का। जी। ये लोग इनफैक्ट कभी आपसे अलग से मौका मिला तो बात करेंगे। एक प्राइस डिस्कवरी होती है, मार्केट मेकिंग कहते हैं। गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस ये लोग करते हैं। ओके। ऑक्शन के ज़रिए कैसे ये प्राइस तय होती है। डिमांड सप्लाई से पहले ये काम किया जाता है। हुँ, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसेस को, क्योंकि नेचुरली जो बड़ा प्लेयर होगा, स्टॉक्स में भी कोई बड़ी एकदम सेल आ जाती है किसी, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। पर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे चलता है ओके। कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कमोडिटी की सप्लाई कैसी है, कमोडिटी की डिमांड कैसी है। शॉर्ट टर्म में ये बड़े इंस्टीट्यूशंस प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात से हम रुचि इनकार नहीं कर सकते। और मैं एक चीज़ इसमें जोड़ दूं मेरा कि अगर मैंने जितनी बातें बोली उससे किसी व्यक्ति की जो इंडिया से बाहर रहते हैं, या कुछ लोग जो जो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर उनके दिल को कहीं कोई बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तो वही बात कही जो मुझे लगता है। तो हर व्यक्ति के विचार अपने हो सकते हैं। हो सकता है आपके विचार मुझसे ना मिलते हों, और अगर ना मिलते हों और आपको लगे कि ये हमारे दिल को दुखा रहा है, तो अगर आपका किसी वजह से बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कंस्ट्रक्टिवली लेंगे। एंड आई हैव अ वेरी बिग हार्ट। मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहे, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। आप बड़े आराम से कोई कोई बात अच्छी ना लगी हो, उस पे डालिए। थैंक यू सो मच माय प्लेज़र, आने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।